इकाइयां हैं जियो फिजिकल रीजन्स जो है उनकी बात करेंगे, जिसमें भारत के पर्वत, वी विल बी लुकिंग एट द जियो फिजिकल यूनिट्स ऑफ इंडिया व्हिच विल इंक्लूड द माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वो सारे यहाँ पर आएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, ड्रेनेज कहते हैं इसको, हिंदी में जल निकास, अंग्रेजी में ड्रेनेज कहते हैं, नदी का प्रवाह, ये क्या आएगा, प्रवाह तंत्र आएगा। जलवायु अंग्रेजी में भी बोल रहा हूं, जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो साथ साथ में लिख सकते हैं। आई नो कि आप हिंदी भी समझ सकते हैं, आप उसका इंग्लिश वर्ड जानना चाहते होंगे, तो माय ड्यूटी टू डू दैट आल्सो। तो जलवायु में क्लाइमेट आएगा, मिट्टी में सॉइल आएगा, और उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, ये सारी चीजें आने वाली। पहली चीज, पहले हम क्या करेंगे, भौतिक भूगोल करेंगे। वी विल बी डूइंग द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिजिकल ज्योग्राफी वो होती है जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, व्हाटएवर नेचर हैज प्रोवाइडेड फॉर इंडिया। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते आपको बहुत सी चीजें याद भी आएंगी, समझ भी आएंगी, उन्हें जोड़ते जाना, ठीक है। उसके बाद हम कहां पर हैं, आर्थिक भूगोल में आएंगे। जब हमारा भौतिक भूगोल हो गया, जब हमारा बेस तैयार हो गया, जब हमारा बेस तैयार हो चुका है, तो उस बेस पर फिर हम मानव ने जो स्थलाकृति को बदल दिया है, मानव ने जो भारत की स्थलाकृति, इंडिया का लैंडस्केप जो ह्यूमनाइज हुआ है, वो किस तरह से मानव संसाधन या रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहा जाता है बच्चों। आर्थिक भूगोल, भूमि, जल, ऊर्जा, सो जितने भी लैंड रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो कराया जाएगा। भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर, विशेषकर जीएस पेपर 3 में खास पूछा जाता है, उस पर भी बात करूंगा। और ये भी बता दूं मैं कि इसी के साथ वी विल आल्सो बी लुकिंग एट, आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया गया होगा, आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया गया होगा, है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया होगा। तो हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी वो चलता रहेगा कि हम इकोनॉमिक्स की चीजें भी यहाँ पर करेंगे। भारतीय उद्योग, परिवहन, सड़क, रेल, वायु, समुद्री, अंतर्देशीय और पाइपलाइन, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, भारतीय जनसंख्यिकी, भारतीय शहरीकरण और समकालीन मुद्दे, ये आपकी पहली चीजें। क्लियर हो गए, ये आपका सिलेबस है, आपके सामने मैंने डाल दिया है, जो बोलना है ये, इसमें ऐसा कोई खास वो नहीं है। सर क्लास नहीं हुआ इकोनॉमिक का, मुझे इकोनॉमी की क्लास से कोई खास लेना देना नहीं, मुझे इकोनॉमिक की क्लास से कोई खास लेना देना नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ मैचेस का इकोनॉमिक्स हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना। दो किताब आपके पास रहेंगी, ये दो किताब आपको पढ़नी है, ये किताबें आपको पढ़नी है इस दौरान मेरे साथ। तो पहले कौन सी करेंगे, ये क्लास 11 की है, टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 11, ये हिंदी में भी उपलब्ध है एनसीईआरटी की, और केजीएस ने भी अपनी बुकलेट डाल दी है, केजीएस ने भी अपनी बुकलेट डाल दी। तो पहला दिन है, आपको बुक्स भी बता रहा हूं, ये दोनों चलेंगी, ये मानव भूगोल के लिए है और ये भौतिक भूगोल के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। बुक्स भी क्लियर, कोई डाउट है तो यहां तक पूछिए। ये 11th की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल मेरे साथ पढ़ते जाइए। जितने भी लोगों ने मेरे साथ जो बुक बताई साथ साथ में कर लिया, आप जानते हैं आपके विषय का आपका अनुभव बदल गया है। हो सकता है कुछ छात्र यहीं पर जुड़े, हो सकता है कुछ छात्र सीधा यहीं भारत के भूगोल पर जुड़े। आपसे अनुरोध है, पीछे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्निक्स हमने की है, वो कर लेंगे तो बहुत काम हो जाएगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी प्लस केजीएस ऐप पर बुक पीडीएफ डाल दिया गया है, चेक कर लीजिए, बुक का पीडीएफ डाल दिया गया है, हिंदी में डल गया, शायद जो इंग्लिश बैच है उसमें इंग्लिश भी डल गया होगा। रूपम कुमारी जी समय व्यक्त कर रही हैं, कह रही हैं इसका ऑथर का नाम बताइए। ये एनसीईआरटी की किताबें कह रही हैं, ऑथर का नाम बताइए। तो ये वाले चंपक सवालों का कोई खास जवाब देने की जरूरत है, एनसीईआरटी फोटो दिखा दी, यही फोटो आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। क्लास 11 क्लास 12 कह रही है कि इसके ऑथर का नाम बताओ, इसके ऑथर का नाम बताना है, तब जाकर ये पढ़ेंगी। तो ना नॉमन तेल होगा, ना दादा नाचेगी, भाई ये ना पढ़ने वाली है, ना इसको कोई इंटरेस्ट है। 14 तारीख आ रही, यूज कर लेना, जिंदगी वहां भी बन सकती है, जरूरी नहीं नौकरी से बन रही है। अगर तुमको किताब की एनसीईआरटी किताब की फोटो देखने के बाद तुमको इसके उसकी जरूरत है, तुमको इसके ऑथर की जरूरत है, तो काफी दूर है मंजिल, ठीक है। तो क्लास पहली क्लास है, आपको सारी चीजें पहले सूचित कर देना चाहता हूँ। क्लास का समय क्या रहेगा, क्लास कितने लेक्चर्स होने हैं, क्या बुक करनी है, उसके पहले दाई नहीं देखना, लेकिन क्लास की एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना है। जिसको लेखक के बारे में पता करना हो कर लीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपको मिल जाएगा लेखक, तो मिल भी लीजिएगा, फोन नंबर लेकर मुलाकात कर लीजिएगा। यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ व्हिच वन। जल्दी से उत्तर बताइए, परिचय दे रहा हूं, पहले ही परिचय दे देना चाहता हूं। यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं, यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं, खासकर अंग्रेजी माध्यम में ज्यादा पढ़ा है, तो उनके नोट्स के भी सैंपल हैं, वो भी दिखाने वाला हूं। जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए। काली कपास मिट्टी का निर्माण किसके अपक्षय के कारण हुआ है, जल्दी से बताएंगे, किसके अपक्षय के कारण हुआ है। तो हम इसमें बात करते हैं तो ज्वालामुखी जो चट्टानें हुए, फिशर ज्वालामुखी, जो फिशर की हमने बात की, जो क्रैक आए थे, जो भारत की सतह पर जब क्रैक आए थे, जब इस पर ये एक हॉटस्पॉट पे से गुजर रहा था, तब हमारे पास आया था। तो वन की मृदा से कुछ नहीं लेना, चूना पत्थर से कुछ नहीं लेना, ग्रेनाइट से नहीं लेना देना। यहाँ से सभी लोग जानते हैं बसाल्ट की चट्टानों से काली मिट्टी बनती है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यूपीएससी ने बसाल्ट शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। उसने क्या किया, फिशर वोल्केनिक रॉक। फिशर मतलब जहां पर चट्टानों में दरार आ गई, उन दरारों में से वोल्केनो निकलता है, उस दरार में से जो मैग्मा निकलता है वो बसाल्ट निकलता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा, चीजों को जब लिंक करते हैं, यूपीएससी केवल एक राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तरह नहीं है कि उसमें बहुत ही सिंपल सीधे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे अपेक्षा करते हैं कि अपना दिमाग यहां लगाएंगे। जल्दी से बताइए अगला सवाल क्या लगता है आपको। तो कुछ नाम दे दिए, अक्सर जिसने मानचित्र देखा है वो देखेगा, दीदवाना लिखा होता है, कुचामन लिखा होता है, सरगोल और ये खाटू, ये क्या है, ये नाम किसके संदर्भ में है, और 3 संदर्भ दे दिए। क्या ये ग्लेशियर है, क्या ये मैंग्रोव क्षेत्र है, क्या ये रामसर जल संधि के क्षेत्र है, या ये लवणीय झील है। इसका उत्तर है लवणीय झील। ये 2 प्रश्न जो मैंने आपको दिखाए, ये किस लिए दिखाए हैं सभी लोग, ये दोनों प्रश्न किस लिए दिखाए हैं, ये दोनों प्रश्न मैंने आपको किस कारण से दिखाए हैं। मैं आपको सिलेबस भी दिखाना चाहता हूं, ये भी दिखाना चाहता हूं कि हमसे प्रश्न कैसे पूछता है, ये भी दिखाना चाहता हूं कि हमसे प्रश्न कैसे पूछता है। तो हमारे प्रश्न कैसे हैं, पहली चीज तो वो देखता है कि क्या आप लिंक कर सकते हैं कि नहीं। लिंकेज किया, इसमें बसाल्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया, बसाल्ट की जगह किसका प्रयोग किया, फिशर वोल्केनो, दरार से निकलता हुआ ज्वालामुखी, उसका प्रयोग किया। तो ये अपने आप में चुनौती बनाया नहीं बना, तो अपने आप में पहले तो ये चुनौती बन गया। दूसरी चीज जो हमने देखी, अगर आपने मैप देखा है, मानचित्र देखा है, मानचित्र आधारित जो हमारी मेमोरी है वो प्रीलिम्स में हमारी मदद करेगी। इसलिए पहली चीज मैं चाहता हूं कि सभी लोग जहां पर भी हैं, अगर आपने अपनी एटलस अपने हाथ में नहीं रखी है तो जल्दी से एटलस निकाल लें, एटलस निकालें पहले।
एग्जामिनर हमको बहुत सारे अंतर संबंधों को देखना चाहता है, साथ ही साथ जो हमारी मेमोरी है वो चित्र के आधार पर होगी। ठीक है, सभी के पास एटलस है। तो एटलस में अब हम विश्व नहीं देख रहे हैं, हम भारत देख रहे हैं। तो सभी लोग भारत का मानचित्र देखेंगे। तो क्या आपकी एटलस में 2 मानचित्र हैं? सभी लोग को दिखाई दे रहा है? निकाल लिए हैं एटलस। चलिए 2 मानचित्र दिखाई दे रहे हैं। तो पहला है भौतिक, दूसरा है राजनीतिक। भौतिक मानचित्र और दूसरा क्या है? राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में आपको मैं विश्व भूगोल में पहले ही सिखा चुका हूं कि एक कलर स्कीम होती है। कलर स्कीम मतलब रंगों से हमें पता चलता है, रंगों से हमें पता चलता है कि क्या इस चीज की ऊंचाई कैसी है, ऊंचाई कैसी है ना। तो आपने भारत का मानचित्र निकालना है, इंडिया फिजिकल, पेज नंबर 9 या 10 पर होगा, जो भी एटलस है। उसी के साथ में इंडिया पॉलिटिकल भी है, इंडिया पॉलिटिकल भी है। इंडिया पॉलिटिकल में आप देखेंगे, राजनीतिक मानचित्र में आप देखेंगे कि बहुत सारे रंगों का प्रयोग हुआ है, बहुत सारे रंग अलग अलग राज्यों को दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड स्कीम है। हमने देखा मैदान, मैदान को कौन सा रंग देते हैं? जल्दी बताइए, मैदानी रंग कौन से हैं? देखकर बताइए मुझे, मैदान के रंग कौन से हैं? सर मेरा पेज नंबर 8 पर भी, 8, 9, 10 कहीं पर भी हो सकता है। जल्दी से मैदान के रंग बताएं और पर्वतीय क्षेत्रों के रंग बताएं मुझे। मैदानी क्षेत्रों के रंग और पर्वतीय क्षेत्रों के रंग बताएं मुझे। तो मैदान हरे रंग के होते हैं, हरे रंग का मैदान दिखाई दे रहा होगा। तो कहां पर दिखाई दे रहा है हमें? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में 3 नदियों का तंत्र है, 3 नदियों का तंत्र है। सिंधु नदी, गंगा, उत्तर, इंडस, गंगा, उत्तरा, प्लेन्स। तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद एक और आएगा घाटियों और प्लेन्स में, तटीय प्लेन, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। हरा रंग दिखाई दे रहा है, कोस्टल प्लेन। भारत के उत्तर में क्या रंग दिखाई दे रहा है? एकदम उत्तर में, उत्तर दिशा में क्या रंग दिखाई दे रहा है? उत्तर दिशा में कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? तो मैदान तो आपने देखिए, सभी लोगों ने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, तो हिंदी इंग्लिश में लिखते जाइए, आइडेंटिफाई करते जाइए। क्लास में सिर्फ 2 लोग हैं, आप और मैं। किसी तीसरे की चिंता मत करिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो परीक्षा दे चुके हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, इनके पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। मेरी हिंदी सही नहीं थी, अंग्रेजी सही नहीं थी, मास्टर ने हिंदी में नहीं बताया, अंग्रेजी में नहीं बताया, मेरे पास ये हो गया, वो सब बहाने छोड़ दीजिए। आप अपनी बात करिए कि आपके पास एटलस है, आप देखते जाइए हाँ या ना, और आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद समझ जाऊंगा। उत्तर दिशा में मुझे ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, गाढ़ा भूरा रंग। ये ऊंचाई का सूचक है, ऊंचाई का सूचक है। जितना ज्यादा ऊंचाई होगी, जितना ज्यादा हाइट होगा, उतना ज्यादा गाढ़ा भूरा होगा। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में गाढ़ा भूरा रंग है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर बीच में भारत के मध्य में आता हूँ, भारत के मध्य में आता हूँ, हल्का भूरा भी है। तो ये हल्का भूरा और गाढ़ा भूरा में अंतर क्या है? वो ऊंचे होंगे, ये थोड़े से नीचे हैं। तो ये भारत के उत्तर में हमारे पास हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। और मध्य का जो ब्राउन है, वो जो नेक्स्ट ब्राउन है, वो भारत का पठार है। तो भारत का मध्य, भारत मध्य व दक्षिणी भारत का पठार। हाइट का अंतर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं राज। बाकी सभी लोग ये सब आप विश्व भूगोल में भी देख चुके हैं, ऑलरेडी सीन दिस इन दैट्स व्हाई आई रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपका एक बार फिर से कनेक्ट बन जाए और हम उसी कनेक्ट से चलने वाले हैं। ठीक है सभी लोग मैं आपको कुछ खास ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम धीरे-धीरे इससे परिचित होना चाहते हैं। वी वांट टू गेट कनेक्टेड टू इट। तो सभी लोग अपनी कॉपी लेंगे, इस तरह से घुमा लेंगे, कॉपी को लिया और घुमा लिया, कॉपी को लिया और घुमा लिया। और ये है इंडिया का मैप, इंडिया मैप। इंडिया का मैप हमेशा छोटा बनाया जाना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं बनना चाहिए। इंडिया का मैप हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में बनना चाहिए। इंडिया का मैप हमेशा जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे तो आसान हो जाएगा। इंडिया के मैप में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी चाहिए, समय बहुत लगेगा। तो हमें क्या करना है? हमें आपको कम से कम समय में मैप बनाना सीखना है। तो कोई अभी मैप बनाएगा नहीं, केवल लिखेगा। इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप अभी आपको बनाना नहीं आता है, अभी आपको बनाना नहीं आता, और मैं अभी आपको सिखाना भी नहीं चाहता हूँ। पर इंडिया का मैप हमें चाहिए होगा, इसमें बहुत सारी चीजें हमें यूज करनी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अक्सर, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर का मानचित्र जब हम बात करेंगे तो हम पूरा मानचित्र नहीं बनाएंगे। अपने आंसर में हम ये कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कश्मीर विवाद पर, एक प्रश्न आया, इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इश्यूज विद कश्मीर, तो हम सिर्फ इतना ही बनाएंगे, समय बचाना है। ठीक है, क्या करना है? समय बचाना है। अगर हम भारत चीन की बात करते हैं, अगर हम इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पर हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रश्न आया, तब हम क्या करेंगे? हम केवल इतना ही मानचित्र बनाएंगे जितना हमें चाहिए। ठीक है, तो मानचित्र बनाना आना चाहिए। मानचित्र में बहुत सारी चीजें हमें नहीं करनी है। भारत के हम पोर्ट्स की बात करें, इंडियन पोर्ट्स की अगर हमसे कोई बात करता है, तो हम यही मानचित्र बना के छोड़ देंगे। तो पहला तो मैंने आपको बताया मानचित्र का यूज कैसे करना है, मानचित्र का यूज कैसे करना है। हाउ आर वी गोइंग टू यूज मैप? दिस इज अ फुल मैप, दिस इज अ फुल मैप, दीज आर कॉल्ड पार्ट मैप। आप दोनों चीज कर सकते हैं, आप दोनों चीज कर सकते हैं। अभी मैं आपको मैप बनाना नहीं सिखा रहा हूं, जब समय आएगा वो भी सिखा दूं। When the time comes I will train you। आपको पहली चीजें बताना चाहता हूं कि हाउ विल वी यूज मैप। तो हमें पूरा मैप नहीं करना है, हम पार्ट मैप करेंगे। तो सर हमारे लिए क्या फायदा? हम अगर बनाना नहीं सीख सकते तो हम यूज नहीं कर सकते। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, आप सीखेंगे इंडिया स्कीमेटिक या लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम। तो आपने 2 डब्बे बना रखे, सभी लोग मेरे साथ। अब आपको बनाना है, अब क्या करना है? आपको बनाना है। अब आपको मानचित्र नहीं बनाना, लाइन डायग्राम। तो सभी लोग ये कर सकते हैं, एक इस तरह की लाइन खींचेंगे और एक इस तरह का चाप यानी आर्क, वन लाइन लाइक दिस, अदर लाइक दिस। एक ऑलमोस्ट 70 डिग्री के एंगल पर ये सीधी लाइन खींच दीजिए, कॉन्फिडेंटली खींच दीजिए, और एक ये चाप, जल्दी से जल्दी से। खींचने सभी लोगों ने? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये जो सीधी लाइन है, यहाँ पर एक कर्व देंगे, कर्व देकर एकदम नीचे आ जाइए, इस तरह आ जाइए। तो पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये, तीसरा कर्व के साथ चौथा, इस तरह से आएंगे यहाँ पर। 4 हो गए, जल्दी से 4 बना दीजिए, 4। उसके बाद 2 लड्डू लगा देंगे, 1 लड्डू इधर, 5, 1 लड्डू इधर, 6। बन गया आपका स्कीमेटिक।
कितने लोगों का बन गया वो बोलेंगे वाह, जिन लोगों का नहीं बना वो आप बोल सकते हैं मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं, मैं समय आएगा सिखा दूंगा। जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल देखा है उस चैनल पे वैसे भी मैंने डाला हुआ वीडियो। सभी लोग बन गया नहीं बन गया, बना या नहीं बना, अगर नहीं बना तो आ कर दीजिए, और अगर बन गया तो क्या सर एग्जाम में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जहां पर मोटे तौर पर कुछ दिखाना हो बस उतना कर सकते हैं। अभी सभी लोगों से अनुरोध है प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कहां प्रैक्टिस करूं सर, जगह तो है नहीं। प्रैक्टिस सभी लोग 5 स्कीमेटिक बनाएंगे सर, कहां बनाने, इसी के साथ में बनाइए, जो जगह बनी इसी क्रम में बनाएंगे। 5 स्कीमेटिक चाहिए मुझे, पहले ये फिर कर्व नीचे आए, 5 स्कीमेटिक। जब तक कि आपको स्कीमेटिक 5 सेकंड में नहीं बन जाता इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे। बन गया स्कीमेटिक बनाना, आ गया कि नहीं आ गया। मैंने कहा मेरी क्लास में ही अनुभव हो जाता है, मेरे नोट्स नहीं होते हैं। आप क्लास में बैठे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास की एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करिए, दहेज के लिए नोट्स इकट्ठा मत करिए। आईएएस बन के दहेज प्रथा को खत्म कर देंगे। जो लोग सोचे नोट्स बन जाए 2070 में मेरे नाती पोते एग्जाम देंगे, उनके लिए क्लास नहीं है। यहीं सीख गए, मुझे आ गया। ऐसे ही इंडिया में भी सिखा दूंगा, वो भी सिखा दूंगा, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है क्लियर, चलिए हो गया हमारा। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि भारत में उत्तर में पर्वत है, पूर्व में भी पर्वत है, भारत में यहाँ पर अरावली पर्वत है, भारत में यहाँ पर विंध्या है, ये सतपुड़ा है, और ये पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी घाट है। कैसे लिख दूं, अंग्रेजी में लिख दूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट। ये वेस्टर्न घाट, ये विंध्य, ये सतपुड़ा, ये अरावली, ये हिमालय, ईस्ट में पूर्वांचल हिमालय, और ये क्या है, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। सभी लोग मेरे साथ अपनी फिजिकल ज्योग्राफी में देख के बताइए क्या ये है। आपके फिजिकल ज्योग्राफी भारत के मैप में देखकर बताइए ये है या नहीं है। जब से एक बार दिमाग में गया वो मेमोराइज हो जाएगा। साथ ही साथ अपना मार्कर, अगर आपके पास एक हाइलाइटर है, तो अपनी एटलस में मार्क करते चलिए, चित्र बनाते चलिए। बन गया सभी को। ये हमारी मेन क्या है, माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां। यहाँ पर है अजंता, बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र। फिर यहाँ पे कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक प्लेटू है, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ पर मेघालय का पठार है, बहुत सारी चीजें। यहाँ पर मालवा का पठार है, और यहाँ पर पंजाब से शुरू होते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम तक होते हुए ये हमारे उत्तर के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। फिर तटों पे आते हैं उड़ीसा का तट, आंध्र प्रदेश का तट, तमिलनाडु का तट, केरल का तट। ये क्या हो गए, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। सभी लोग क्लियर। आप बताइए क्या स्कीमेटिक ने आपकी मदद की, क्या स्कीमेटिक ने आपकी मदद की। ये आपके सामने है, ये आपके सामने इंडिया का मैप है। क्या हमने इसमें से मोटा मोटा देख लिया कि नहीं देख लिया, यस और नो। ठीक है हो गया नहीं हो गया। अजय राजपूत का कहना है कि सर नोट्स की चाइन होना शुरू हो गया है। तो अजय राजपूत फिर बता रहा हूँ, ये मेरा कच्चा काम है। नोट्स तो मैं घर में अलग से बना लेता हूँ क्लास के बाद, ये तो मैं बनाना सीख रहा हूँ। लेकिन तुमको ले जाना है दहेज में, तुम्हारा विवाह बिना दहेज हो ना पाएगा। तुम्हें कुछ तो कन्यादान होता है, तुम्हें कुछ तो क्या देना पड़ेगा, पुरुष दान देना पड़ेगा। तो की चाइन नोट्स कौन लेगी तुमसे, तो तुम उसको सुंदर लगाना चाहते हो, सुंदर लगाओ, जिसका चाइन हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बनाना सीखा है। ये वही वाले हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी टेंशन में थे कि मेरा मैप जो है खराब हो रहा है, वो इकट्ठा करके दहेज में लेकर जाएगा। देखो मैं और किसी लायक नहीं हूँ, ये मेरा दहेज, ये ले लो, मैंने मानचित्र बनाया था। ठीक है जितने भी लोग दहेज इकट्ठा करो, ज्ञान इकट्ठा करो। और तब से कोई इस पे अटका हुआ है, बार-बार चैट आ रहा है सर आपने यहाँ पे जिगजैग लाइन क्यों बनाई है, जिगजैग लाइन बनानी जरूरी है। मत बनाओ यार, तरीके हैं, स्टैंडर्ड तरीके। वो अपनी क्लास आगे नहीं बढ़ाएगा, वो एक ही बैठ जाएगा। मेरे सवाल का जवाब दोगे तभी फिर से बता रहा हूँ, बच्चों में सवाल पढ़ ही नहीं पाता हूँ, बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं। वो एक दो चंपक के प्रश्न इतने रोचक होते हैं, सर क्यों चाइन हो रहा है। अबे किडनी गुर्दा तो बंद नहीं हो रहा है ना भाई, किडनी गुर्दा नहीं बन रहा, कच्चा काम है, कच्चा काम है। कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई ये हो गया, ये करके पार के फेंक दिया, अब कहीं पर भी बनाऊंगा समझ में आ जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। ठीक है डन, आगे बढ़े। चलिए तो ये तो हुआ आपका पहली चीज, भारत के अंदर की चीजें। अब आते हैं भारत के बाहर की चीजें। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत के तट पर यहाँ पर कुछ हल्का नीला रंग है, दिखाई दे रहा है। हल्के नीले रंग के बाद फिर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है वो, और फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। ऐसा है कि नहीं, जल्दी से बताइए। ये किसका सूचक है, ये किसका सूचक है, जो कलर्स बदल रहे हैं किसका सूचक है। कि जैसे जैसे तट से दूर जाते जाओगे क्या बढ़ रहा है बच्चों, गहराई बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है, गहराई बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। तो पहला परिचय, आप अपने देश के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आपको देश के अंदर बाहर आज वही परिचय हो रहा है। क्या पर्वत है, क्या पठार है। यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, कई बार एग्जाम दे चुके हैं, सर हमको आता है तो तुम अपने आप उत्तर लिखते चले जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ। अगर ये कह रहे हो आता है मत पढ़ाओ, तो भैया आता है तो पास काहे नहीं किए, फिर से पढ़ना है ना। अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो शुरुआत से करना पड़ता है ना, तो शुरुआत कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं मान के चलना, सब एकदम बराबर लेवल पे चलेंगे। बहुत ईमानदार कोशिश करिए, और मैं बता रहा हूँ ईमानदार और कंसिस्टेंट कोशिश वाले बच्चे पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सबसे इंटेलिजेंट लोग पास हो रहे हैं इस परीक्षा में। कौन पास हो रहे हैं, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन अप्रोच वाले लोग पास हो रहे हैं। ये तो हुआ गहराई के आधार पर, ये तो हुआ गहराई के आधार पर। लेकिन अगर आपने मुझसे जनरल ज्योग्राफी किया है, जनरल ज्योग्राफी किया है, तो मैंने आपको कुछ दूरी के हिसाब से भी बताया था। 12 नॉटिकल माइल हमारी समुद्री सीमा होती है, टेरिटोरियल वाटर। और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल, कितना, 200 नॉटिकल माइल, ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, और ये क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर। 12 नॉटिकल माइल से हमारी सागरीय सीमा टेरिटोरियल वाटर कहलाती है। भारत की सागरीय सीमा कितनी है, भारत की तट से 12 नॉटिकल माइल। और तट वाली रेखा जहां से गणना होती है उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, कौन बताएगा मुझे। कितने लोगों को याद है कि यहाँ पर एक रेखा खींची जाती है जिसको क्या कहते हैं, आधार रेखा, बेस लाइन। हर देश अपनी आधार रेखा चुनेगा, आधार रेखा चुनेगा, उस रेखा से वो अपनी तट की सीमा देखेगा।
12 नॉटिकल माइल तक आपके पास पूरी स्वायत्तता है, 100% सॉवरेन राइट्स, अ कंट्री हैज 100% सॉवरेन राइट्स अप टू 12 नॉटिकल माइल। अपने सागर के तट की बेस रेखा, आधार रेखा से, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक भारत के पास पूरे अधिकार हैं, और उसके आगे सीमित अधिकार हो जाते हैं, केवल आर्थिक तक लिमिट हो जाते हैं, बाकी अधिकार नहीं है। दैट इज इट। इज एवरीवन ओके? तो पहली चीज, भारत का फिजिकल मैप। बच्चों, भारत का फिजिकल मैप में अगर आपको समझ में आ गया हो इसका परिचय, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां तक मेरे साथ हैं या नहीं है, और यहां पर आपने रंग भी देख लिया, पानी में हम घुसाए हैं, तो पानी में भारत के पास यहां पर द्वीप समूह भी है। क्या आपको अंडमान दिख रहा है? अंडमान निकोबार। और क्या आपको यहां पर लक्षद्वीप भी दिख रहा है? अंडमान निकोबार आपको दिख रहा होगा, लक्षद्वीप भी दिख रहा होगा। और बच्चों, एक और चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस शब्द का मतलब पता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है पेनिनसुला। क्या आप देख रहे हैं कि भारत का दक्षिणी हिस्सा एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है? प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ पानी से घिरा हो, तीन तरफ पानी से घिरा हो, एक ये, एक ये, एक ये, तीन तरफ। ये प्रायद्वीप की आकृति है जिसने हिंद महासागर, भारत के नीचे दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, इसको दो भुजाओं में बांटा है। ये भुजा क्या कहलाती है? अरब सागर, अरेबियन सी। अरब सागर यानी अरेबियन सी। और ये क्या कहलाती है? बंगाल की खाड़ी। क्लियर? अगर आपको मैप पे नहीं लिखना, आप साइड में भी लिख सकते हो कि भारत का दक्षिणी हिस्सा, उसकी आकृति एक त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की तरह है, एक ट्रायंगल की तरह है। वो ट्रायंगल एक प्रायद्वीप की तरह इंडियन ओशन को दो भुजाओं में बांट देता है। इंडियन ओशन को दो भुजाओं में बांट देता है। इंडियन ओशन इज डिवाइडेड इनटू टू आर्म्स। दोस टू आर्म्स आर कॉल्ड बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ठीक है? सिर्फ परिचय था, सिर्फ और सिर्फ परिचय। जिन भी लोगों को लग रहा है कि ये मानचित्र की टाइम हो रहा है, तो फिर आपसे कह रहा हूं, मुझसे बात कर ली है, इसका रिवीजन करेंगे ना क्लास के बाद? रिवीजन करेंगे कि नहीं करेंगे? जब रिवीजन करेंगे तो अपने शब्दों में 4 5 6 7 8 9 बुलेट लिख लीजिएगा। ठीक है? सभी लोग क्लियर? अभी भी कोई खेल खेलना चाह रहा है? व्हाट इज बे? हो गया जनरल ज्योग्राफी में, जनरल ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हो गया व्हाट इज पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला वो सब हो चुका है। तो अभी वाला खेल मैं उस प्रश्न में क्लास को आपको रोकने ही नहीं दूंगा कि आप जो है वाला खेल खेलने, सर बे क्या होता है, खाड़ी क्या होती है। अब यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो 2024 के लिए एकदम तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे क्लासेस कर लिए हैं, वो चाहते हैं कि लास्ट मिनट अपना रिवीजन भी मजबूत हो जाए, विषय भी समझ में आ जाए, आसानी से दिमाग में छप भी जाए। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल घबराना नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, आपने पहले भी देखा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखा, जब हमने ऐसे किया तो चीजें याद होगी। बहुत से लोगों को चिंता है कि याद कैसे होंगी, ये अपने आप याद होती चली जाएगी। ठीक है? चलिए, भारत नाम पर विवाद चल रहा था कि देश का नाम इंडिया या भारत। तो भारत के नाम पर भी अगर छोटी सी चर्चा की जाए तो गलत नहीं होगी कि भारत नाम कहां से आया। तो आपको अक्सर ये नाम सुनाई देता है, हिंदू हिंदुस्तान की संकल्पना। ये कहीं ना कहीं नदी सिंधु से जुड़ा है। पर्शियन लोगों ने जब इसकी संकल्पना की तो बहुत बहुत पुराने, मतलब मैं कहूंगा प्राचीन काल से सिंधु नदी का बहुत बड़ा महत्व रहा है। सिंधु नदी का बहुत बड़ा महत्व रहा है। यूरोपीय भूगोल में, यूरोपियन ज्योग्राफी, एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में जो उन्होंने मानचित्र बनाया, उन्होंने ये बनाया कि विश्व का ईस्टर्न बाउंड्री, मानचित्र की ईस्टर्न बाउंड्री सिंधु नदी पर दुनिया खत्म हो जाती है उन लोगों के लिए, यूरोपीय लोगों के लिए। तो सिंधु नदी हमेशा इंपॉर्टेंट थी। उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता था कि इसके पूर्व में क्या है, उन्हें नहीं पता था कि इसके पूर्व में सिंधु नदी के ईस्ट में क्या है। तो वर्ल्ड की जो बाउंड्री थी वो कुछ ऐसी ही थी। ठीक है? वो कुछ ऐसी ही थी। तो यहाँ पर यूरोप से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरर, कॉन्करर आया, अलेक्जेंडर। आपने सुना? सिकंदर आया और सिकंदर ने कहा कि मैं इस नदी को पार करूंगा, इस नदी को हमने पार किया। और इसके आगे देखना चाहता हूं कि सभ्यताएं हैं या नहीं। और यहीं पर आपने सुना वो मशहूर लड़ाई जो हुई सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर आए, युद्ध जीते, और पोरस ने हारने के बाद पूरे होश और आवाज में सिकंदर को कहा, मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर उस बहादुरी को देखकर ऐसा कहा जाता है, सिकंदर ने कहा, भाई तुम अपना मोर्चा संभालो, मैं वापस जा रहा हूं। ये भारत का यहाँ पर पंजाब क्षेत्र शुरू हो जाया करता था, और यहीं पर हमारे पर्वत भी आ जाते थे। तो सिंधु नदी, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी एक अहम नदी रही है। सिंधु नदी के पूर्व में पाई जाने वाली सभ्यता वो भारत है। भारत की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। आपने सिंधु घाटी सभ्यता सुनी है, वर्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हर चीज कहीं ना कहीं सिंधु से जुड़ी हुई। तो बात क्या चल रही है? हिंदुस्तान कहां से आया? तो ये सिंधु नदी में ये जो फारसी भाषा बोली जाती है, इसमें सैकड़ों हाँ बोला जाता है। तो वहां पर क्या बन गया? सिंधु के परे का स्थान, सिंधु को उन्होंने हिंदू किया और उस क्षेत्र का क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। ठीक है? फारसियों ने विश्व को सात जलवायु प्रदेशों में बांटा था। फारसी लोगों ने, उसमें एक प्रदेश हिंदुस्तान था। ये यूनानी लोगों ने सिंधु का नाम वो सी को ई करते थे, तो इंडस हो गया, उन्होंने इंडो किया, तो ये इंडिया। ठीक है? तो ये नाम जो है, ये नाम अलग अलग रूप में कहीं ना कहीं सिंधु नदी से जुड़े हुए थे। तो इंडिया की उत्पत्ति इंडस, यूनानी लोग, यूरोपीय लोग उसे इंडस के रूप में देख रहे थे, पर्शिया से आए लोग इसे सिंधु के रूप में देख रहे थे। और जो हमें प्राचीन भारत का जो सभ्यता के लेख मिलते हैं, उसमें हमने अपने देश के लिए आर्यव्रत भी नाम सुना है, राजा भरत के नाम से भारत भी रहा है, और बौद्ध और जैन धर्म में इसे जम्बू द्वीप भी कहा गया है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि भूगोल की क्लास में इस पे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, इतिहास वाले शिक्षक इस पे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस चीज को हम नदी से जोड़ रहे हैं, तो हमने सिंधु नदी, हिंदू, इंडस नदी, इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारत, जम्बूद्वीप। ठीक है? हाँ जी। ये है पुनीता कुमारी जी, ये दिल पर ले गई बात। उन्होंने कहा सिकंदर गया नहीं था, उसे भागने पर मजबूर किया था चाणक्य। दिन दूर नहीं, चाणक्य पे भी कोई कुछ कह देगा। इतिहास बदलता रहता है, दिल पे मत लो। जिस दिन चाणक्य पे से विश्वास उठा, लोग चाणक्य को भी गलत बताने लगेंगे। इतिहास को कभी भी गलत साबित किया जा सकता है।
इतना इतना अहंकार ना दिखाओ। क्लियर है सभी लोग? डन? तो ये सर बहुत तेज जा रहे हैं। हाँ मुझे पता है आप डिक्टेशन चाह रहे हैं, मुझे पता है कि आप जो एक एक वाक्य, हाँ तो बच्चों लिखो पर्शियन लोग, पर्शियन लोग, पर्शियन लोग 3 बार बोलना तभी जाके समझ आता है। पर्शियन लोग सिंधु नदी को स को ह बोलते थे, स को ह बोलते थे, स को ह बोल। सर सही जा रहे हो सर, ऐसे ही हुआ। तो जम्बू द्वीप वाला फिर से बता दीजिए। जम्बू द्वीप वाला सुनो, जम्बू 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 द्वीप, जम्बू द्वीप ये जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी, हमारे देश का नाम उन्हें जम्बू द्वीप लगता था। जम्बू द्वीप अगर आप जम्बू द्वीप सच में दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ दिल्ली से आगे मेरठ की तरफ जाएं, मेरठ के आगे हस्तिनापुर की तरफ जाएं, वही पांडवकालीन शहर हस्तिनापुर के आगे आपको जैन तीर्थ जम्बू द्वीप भी मिलेगा। पैसा वसूल करा दिया भाई इसका। हाँ भाई पूरा वसूल लिख लिए, लिखना लिख लो, बाकी लोग समझ लो यार। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत तेज जा रहे हो, एटलस कभी देखे नहीं है, तेज जा रहे हैं। ठीक है डन, आगे बढ़े, ये आपने लिख लिया। अब एक और चीज हेडिंग देंगे, भारत की स्थिति। 2 चीजों पे काम कर रहे हैं, काम बराबर होना चाहिए। जल्दी से सभी लोग, भारत की स्थिति, भारत के अक्षांश और देशांतर। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं लिखवाने वाला हूँ बच्चों, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, इंडिया लोकेशन, समझदारी से लिखते रहो, समझदारी से। इतना आपसे अपेक्षा की जाती है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, क्या चीज लिखनी है क्या चीज नहीं। तो पहला चीज अगर आपको लिखना है, इंडिया का लोकेशन ऑन ग्लोब। ग्लोब पर इंडिया कहां पर है, इंडिया कहां पर है? तो आप जानते हैं ग्लोब जो है ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है ना। आपको बनाना आता है ना, एक गोला बना लेंगे, गोले पे क्या करेंगे, विषुवत रेखा बना लेंगे। तो इंडिया कहां पर है, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि भारत विषुवत रेखा के ऊपर है। लिखते चले जाएंगे, अगर आपको ड्राइंग नहीं करती मत करिए, बिल्कुल मत करिए, जो बोलो अपने शब्दों में लिख लीजिए, जो बोलो। तो भारत की स्थिति अगर ग्लोब पे देखी जाए, इफ वी लुक एट द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब, देन इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एक कहता है कि सर धीरे-धीरे पढ़ाओ, सब कुछ लिखा है, दूसरा कैसे लिखना पड़ेगा क्या? दोनों अलग-अलग एंड के चंपक हैं। एक कुछ नहीं लिखूंगा, कभी नहीं लिखूंगा, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द लिखता नहीं है। और दूसरा सर आपने छीका लिख दूं क्या? दोनों गड़बड़ चल रहे हो, जो काम का लगे वो लिखते चले जाओ। चित्र में लिखना है चित्र में लिखो, भाषा में लिखना है भाषा में लिखो। सो ये जो रेफरेंस लाइन है, देशांतर जिसे कहते हैं, प्रधान देशांतर होता है प्राइम मेरिडियन। इसके इस तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है? पूर्वी, इधर पश्चिमी, वेस्ट इंडीज से हम जनरल में कर चुके हैं। तो ये क्या है? पूर्वी गोलार्ध। तो इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हिंदी वालों के लिए भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत प्रधान देशांतर के पूर्व में है, भारत प्रधान देशांतर के पूर्व में है और विषुवत रेखा के उत्तर में। क्लियर? प्रियंका ने जम्बू द्वीप का कुछ जामुन और हाथी भी बताया है। अच्छी बात है प्रियंका, कहानी को जिंदा रखिए। और मैंने कहा इतिहास के शिक्षक से जरूर पूछिएगा। आगे बढ़े तो सवाल आता है कितना उत्तर है, कितना दक्षिण है, कितना उत्तर है और कितना दक्षिण है। तो हमने क्या किया बच्चों, ये छोटे से भारत को बड़ा कर दिया, भारत को बड़ा कर दिया। अब भारत को बड़ा कर दिया तो उसके बाद हमने क्या किया, भारत पे उत्तर और दक्षिण को नापने के लिए इसके अक्षांश देखे। क्या देखे? अक्षांश देखे। सर मैं तो बना नहीं सकता हूँ, आप नहीं बना सकते, मैं समझ गया। तो क्या आप लोग जो भारत को, वैसे तो आप लिख सकते हैं, वरना आप भारत को इस तरह से भी डायमंड शेप बना लीजिए। ये आपकी कागज की बर्फी होती है कि नहीं होती? वैसे बना लीजिए। हम बात करें उत्तर और दक्षिण। तो भारत का दक्षिण जो बिंदु है, जिसको आपने सुना कन्याकुमारी, सुना आपने? जरा मैप में देखिए, आपके मैप में दक्षिणस्थ बिंदु क्या कहलाता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। सो द सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी इज 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड नॉर्थ। उत्तरी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा तो ये है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड ये है। सो पहली चीज क्या करना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, इंग्लिश मीडियम कैन राइट एज लैटिट्यूडनल स्ट्रेच ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल स्ट्रेच ऑफ इंडिया कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सर क्या याद करना, लिख भी लो, याद भी करना, इसमें कोई डाउट नहीं रखना बच्चों, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। आप इस एग्जाम को जो भी क्लास कर रहे हैं उसको एकदम क्लियर होकर याद भी करना है, बिल्कुल इसे बांध के रख लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सर ये एनसीईआरटी में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है, केजीएस की बुकलेट में भी दिया है। ठीक है, आपको याद करना, अभी क्लास में याद हो जाना चाहिए। 8 से लेकर 37 तक, 37 और 8 में अंतर कितना, घटा के बताइए कितना डिग्री हुआ, जल्दी से बताइए। डिफरेंस बताइए। 37 माइनस 8, 29 हुआ। यहाँ पे लिख दिया बच्चों, इंग्लिश वाले आप लोगों के लिए है 29 डिग्री, लगभग ऊपर से नीचे कितना है? 29 डिग्री। क्या मैं कह सकता हूँ लगभग 30 डिग्री का अक्षांश है? 30 डिग्री का अक्षांश बहुत होता है, बहुत होता है। और ये किलोमीटर में कितना है? 3214। याद करने के लिए आसान है, 321 क्रम में है, ऑर्डर में 3214 याद कर लेना है। और अब आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, देखो देव जदौन ने इसको 29 डिग्री 2 मिनट किया, बेटा मिनट मत करो, उसकी टेंशन मत लो, उसकी टेंशन मत लो, मोटा मोटा पूछा 29 डिग्री। ठीक है, अब आपको बताना चाहता हूँ 29 डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है। 29 डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या समझो। लैटिट्यूड, अक्षांश हमेशा हमारा टेम्परेचर बताते हैं, अक्षांश हमेशा हमारी हीटिंग बताते हैं। जनरल ज्योग्राफी की क्लासेस में आपको बताया कि एरिस्टोटल हैड डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 3 टेम्परेचर बेल्ट्स। अरस्तु ने विश्व को 3 तापीय पेटियों में बांटा था, याद है? ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीत, बताया था ये। तो जिस देश का फैलाव ही 30 डिग्री है, 30 डिग्री का फैलाव, तो आप समझिए उसके साउथ में और नॉर्थ में क्लाइमेट अलग हो जाएगा कि नहीं? साउथ वाला उष्ण की तरफ ज्यादा होगा, नॉर्थ वाला शीतोष्ण की तरफ ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इंडिया बहुत बड़ा देश है। लैटिट्यूड में 30 डिग्री का स्प्रेड होना बहुत बड़ी चीज है। कई बार हमसे पूछता है कि भाई इंडिया की विशेषताएं बताइए, इंडिया की यूनिकनेस बताइए, इंडिया की यूनिकनेस बताइए। इंडिया कोई ऐसा छोटा देश नहीं है जिसमें एक ही तरह का टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन होगा। यहाँ की जलवायु बहुत ज्यादा भिन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बीच में से आप देखेंगे इंडिया इज कट ऑलमोस्ट फ्रॉम द मिडिल बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा इसको लगभग मध्य से काट देती है, काटती है। तो क्या आप जानते हैं विषुवत रेखा से, इक्वेटर से
कर्क रेखा तक कौन सी जलवायु होती है? उष्ण जलवायु। इसके ऊपर कुपोषण हो जाती है। तो जो लोग मैप नहीं बना पा रहे हो क्या लिखेंगे? इंडिया का अक्षांशीय विस्तार, द लैटिट्यूडनल स्ट्रेच ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज। सर तो साउथ रहेगा, कौन सा साउथ रहेगा? सब तो नॉर्थ ही रहेगा, सब नॉर्थ रहेगा, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं है? सभी लोग क्लियर? तो इंडिया का लैटिट्यूडनल स्ट्रेच 30 डिग्रीज होने की वजह से, 30 डिग्रीज होने की वजह से इंडिया में बहुत सारे जलवायु में अंतर पाए जाते हैं। गर्म हवा ज्यादा पानी ग्रहण करती है, वार्म एयर हैज मोर मॉइस्चर होल्डिंग, तो यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी, ऊपर हवा ठंडी हो जाएगी, वर्षा कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो पहली चीज तो ये होगी, लैटिट्यूड बड़ा होना बड़ी बात है। और हमने ये डेटा भी याद करना है, 3 2 1 क्रम में चलेंगे, 1 2 3 4 गिनती होती है ना, 3 2 1 और 4। क्लियर? उसके बाद आते हैं हम लॉन्गिट्यूड, देशांतरीय अंतर। जो देशांतर में जब हम बात करते हैं तो ये यहां से चलेगा लगभग, यहां से, लाइन मैंने बनाई नहीं है, अभी बना रहा हूं, नीली रेखा सबसे लंबी जो रेखा आएगी वो देशांतरीय है। ये कहां से होती है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। दोनों ही ईस्ट होंगे, क्यों? क्योंकि हम कहां पर हैं? हम हैं पूर्वी गोलार्ध में। तो प्लीज मैप में साउथ कीजिए। क्या साउथ करना है? क्या साउथ करना है? तब से रोक रहे हो कि मैप में साउथ करिए, साउथ करिए। क्या साउथ करना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर हो गया? 68 और 97 घटाइए जरा, 97 में से 68 हटाइए, 97 में से 68 हटाइए। क्लास बच्चे कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बफरिंग हो रही है, तो बफरिंग में टेक्निकल टीम सुन रही है, वो इसको जरूर देखेंगे। बहुत से छात्र कह रहे हैं नहीं सर सब सही है। ये भी 29 हो गया, ये भी लगभग 29। तो देशांतरीय विस्तार कितना है बेटा? देशांतरीय विस्तार हमारा जो है इसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच। अंग्रेजी वाले भी लिख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच। देशांतरीय विस्तार कितना है? ये भी लगभग 29 डिग्री है, ये भी 29 डिग्री है, ये भी कहां पर है? 29 डिग्री। और इसकी दूरी, इन दोनों में दूरी क्या है? 2933 किलोमीटर। ये भी याद करना है, 2933, 3 into 3 9 होता है। कुछ अगर आपके दिमाग में ये मदद करता है तो करेगा। ठीक है, सभी लोग क्लियर? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल स्ट्रेच अक्षांशीय विस्तार। टू बी रिमेंबर्ड, टू बी रिमेंबर्ड। ये एकदम क्लियर कर रहा हूं, आज ही की क्लास के अंत में याद कर लो, जो करना कर लो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो देश का फैलाव है देशांतर में। अच्छा, देशांतर से क्या होता है? अक्षांश से तो हमारा तापमान जलवायु होती है, देशांतर से बच्चों आता है समय। देशांतर से समय आता है। समय की गणना कहां से की जाती है बच्चों? समय की गणना इस प्राइम मेरिडियन से की जाती है। इसको हम 0 मान लेते हैं और इसके आसपास ये जो मेरिडियन है, ये 15-15 डिग्री की दूरी वाले मेरिडियंस बनाए जाते हैं। कितने? 15-15। ठीक है, तो भारत में कितना आता है? 1 2 3 4 5 6। तो भारत में 5.5 आता है। भारत में 5.5 घंटा किससे आगे हम? भारत में हम किससे आगे हैं? 5.5 घंटा आगे हैं। किससे? ग्रीनविच से। तो उसके लिए भारत ने अपने सेंटर में से एक मेरिडियन मान लिया। क्या मेरिडियन माना बच्चों उसको? कौन सा मेरिडियन कहलाएगा ये? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत मानक समय। भारत मानक समय ये कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। या तो ये 15 का मल्टीपल होता है या 7.5 का मल्टीपल होता है, तो हमने 7.5 का लिया। 5.5 घंटे भारत ग्रीनविच समय से, ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटे आगे है। क्लियर हो गया? तो देशांतर क्या बताता है? देशांतर ये बताता है कि भारत का देशांतरीय फैलाव, ईस्ट वेस्ट फैलाव लगभग 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे का अंतर है दोनों में समय में। दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर है, लेकिन भारत में हमने 2 समय न लेकर हमने क्या किया? एक मध्य में हमने एक रेखा मान ली, 82.5 हमने रेखा मान ली, और इस रेखा को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब आप कहीं का भी टाइम लो, चाहे गुजरात का टाइम ले लो, चाहे यहाँ पे नागालैंड में कोहिमा का टाइम ले लो, ना तो कोहिमा के लिए सही है ना इसके लिए गुजरात के लिए सही है। वो किस रेखा पर आधारित है? 82.5 की रेखा पर आधारित है। सर ये हमने क्यों किया ऐसा? तो अगर हम ये ऐसा नहीं करते तो भारत के देशांतरीय फैलाव के लिए अगर उसको अकोमोडेट करने लगते तो बहुत सारे हमें समय रखने पड़ जाते, जो कि बहुत बड़ी असुविधा क्रिएट करता। बहुत सारे टाइम जोन रखने पड़ जाते भारत को, तो वो असुविधा क्रिएट करता। तो भारत ने एक रेखा ली, हमें ये अलाउड था कि 15 का मल्टीपल हो या 7.5 का। ठीक है, सभी लोग क्लियर है? क्लियर हो गया? कुछ लोग कह रहे बफर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो विक्रम सागर का सुझाव है कि 5 सेकंड पीछे कर लो, बफर नहीं होगा। तो क्लास को आधा मिनट पीछे कर लीजिए, चलने दीजिए। सर ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सभी लोगों को समझ में आ गया? एक बात बताइए, एक व्यक्ति को बुखार है, 100 डिग्री सेल्सियस उनका तापमान, 100 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री फारेनहाइट। व्यक्ति का क्यों उदाहरण है? हम कह रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है कि नहीं? बिंदु होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है? और ये कितना एंगल है? ये कितना एंगल है? जल्दी से बता दीजिए, एक्स कितना एंगल है? अरुण शर्मा कह रहा पाकिस्तान का कितना, फिर पूछेगा नेपाल का कितना है ना? भाई गूगल करना है, कर लो। पाकिस्तान में क्यों रखेगा? पाकिस्तान 5.5, पाकिस्तान 5 रख लेगा। सभी लोग लिखे 90 डिग्री। अब ये बताइए, ये डिग्री और ये डिग्री सेम है क्या? क्या इनकी तुलना की जा सकती है? 100 डिग्री तापमान एक्स और 90 डिग्री वाई, क्या तुलना की जा सकती है? नहीं सर, ये तो मूर्खता है, ये दोनों अलग है ना सर। एक एंगल को नापने की डिग्री है, एक तापमान को नापने की डिग्री है। समझ में आया? सर ये क्या बात कर दी आपने? डिग्री तो नाम ही तो है, ये थोड़ी कि उनकी तुलना की जा सकती है। की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो सर ये आपने क्यों बताया हमें? तो एक छात्र ने मुझसे अभी पूछा कि सर ये भी 29 डिग्री है, ये भी 29 डिग्री है, ये तो कोणी है ना, डिग्री है, लेकिन इसकी 29 डिग्री 3 2 1 4 है, इसकी 29 डिग्री 2 9 3 3 है। तो ये अंतर कैसे हो गया? तो अंतर ऐसे हो गया बच्चों कि 1 डिग्री देशांतरों की और 1 डिग्री अक्षांशों की डिग्री है। एक लैटिट्यूड की डिग्री है और एक
लॉन्गिट्यूड की डिग्री है। जल्दी से देखिए, लॉन्गिट्यूड में दो लॉन्गिट्यूड के बीच में विषुवत रेखा पे होता है तो मैक्सिमम दूरी होती है, लेकिन जब दोनों लॉन्गिट्यूड ध्रुव पर होते हैं तो जीरो होता है कि नहीं उनमें दूरी? तो क्या लॉन्गिट्यूड में, मेरिडियन में, देशांतरों में दूरी अक्षांश के हिसाब से बदलती है कि नहीं बदलती है? तो इसका स्केल और इनका स्केल अंतर है। तो लैटिट्यूड स्केल पर जब नापा जाएगा तो 3214 आएगा, लॉन्गिट्यूड स्केल पर नापेंगे तो 2933 आएगा। ये इसका कारण है। अगर कोई कारण पूछता है कि भाई डिग्री तो समान है लेकिन दूरी कैसे बदल गई, तो भाई एक डिग्री वो वाली तापमान की, एक डिग्री ये वाली, ये दोनों तुलना नहीं की जा सकती। दोनों सेम स्केल पे नहीं नापे गए, समझ में? दोनों सेम स्केल पर नहीं नापे गए हैं, उनमें देशांतरों में दूरी अलग अलग हो जाया करती है, अलग अलग हो जाया करती है। आशा है आपका समझ आ गया हो। क्लियर? ये तो हुए फैलाव। फैलाव के अलावा देश की सीमा भी होती है, क्षेत्रफल भी होता है। क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल। ये आपको निश्चित रूप से याद नहीं रहेगा, निश्चित रूप से याद नहीं रहता तो क्या करेंगे? तो आसानी से क्या कर देंगे बच्चों यहाँ पर कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 33 लाख। लगभग कितना? 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर 33 लाख, हम तो 32 कुछ है। अरे मेरे अंदर की देशभक्ति है भाई, मैं नीचे वाला क्यों मानूं? मैं 33 कर रहा हूं, उधर से काफी कुछ पाकिस्तान छोड़ने वाला है, काफी कुछ चाइना से निकलने वाला है, तुम ऐसे घबरा रहे हो? ठीक है। अभिषेक कह रहा है इंदिरा पॉइंट का क्या मतलब है? आप लोग सभी जानते हैं कि इसने पढ़ा हुआ है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणस्थ बिंदु है, रट के बैठा हुआ है। ये मजे मजे में ऐसे दिखाना चाहता है, कितना गहरा प्रश्न पूछ रहा है, इंदिरा पॉइंट का क्या मतलब है? भाई कोई नाम है, नाम का हर एक का मतलब तो होता नहीं। ठीक है, दोनों कह रहा दिखाई नहीं दे रहा, सुनो चश्मा लगा लो, कुछ चीजें तो बिना देखे महसूस भी करते हो। मैं सुनाई पड़ रहा हूँ कि नहीं? ऐसा मतलब रुलाएगा पगले जैसी बात करना, सर दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर जी इस क्षेत्रफल में भारत की समुद्री सीमा ये आएगी ना, प्लीज बताइए क्यों आएगी समुद्री सीमा? ये क्षेत्रफल है, लैंड वो है हमारा, लैंड की बात होगी। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। आसान बता रहा हूँ, मुझे पता है बहुत आलसी, पूरा याद नहीं करोगे, इसलिए तुम्हारी मदद की कम कर दिया 33। आधे लोग की चाइन हो रहा है, बच्चे आधे लोग से दिखना बंद हो चुका है। कैसे दिखना बंद हो चुका है? 2 दिन बाद प्रेम का पावन पर्व आने वाला है तुम्हारा, किसने मातृ पितृ पूजा करनी है उस दिन, सरस्वती पूजा करनी है, बहुत कुछ करना, तुम्हें दिखना बंद हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, सिंपल सी बात हो रही है, आसान तरीके बता रहा हूँ, आसान तरीके। 33 लाख किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर लगभग। नहीं याद कर सकते तो 7वां सबसे बड़ा देश, ये भी आसान है, 7वां सबसे बड़ा, नहीं तो 2.43% भूभाग, पृथ्वी का भूभाग। आसान तरीके भी है, आसान तरीके में अपने को कष्ट भी दिया जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग टेंशन है सर इसमें एक्साइज चीन भी शामिल है। अभी तो मैंने लगभग कह दिया तो सभी शामिल है, सभी शामिल है। ये तो बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं कि इस क्लास को खत्म होते ही, इस क्लास को खत्म होते ही ये चचा जाएंगे और पाकिस्तान और चीन से बात करनी है कि डेटा लेकर जा रहे हैं, हाँ भाई हमारा इतना इतना है, चलो लेन देन कर ले। पढ़ा रहे हैं, किताब में लिखा है, इंडिया ईयरबुक में छप के आता है। कहना सर इसमें एक्साइज चीन जोड़ा है आपने या नहीं जोड़ा है? भारत की जो हमारी सीमा है इंडिया ईयरबुक में मान के बिल्कुल वो चल रहे हैं, और हम तो ज्यादा ही रख रहे हैं 33 लाख। एकदम भाई क्लियर है। ठीक है, और एक तब से पूछे जा रहा है सर वहां मिनट का क्या मतलब है? मिनट का क्या मतलब है? मिनट 2 मिनट में मैगी बनती, ऐसा सुना? 2 मिनट, तेरा मिनट का क्या मतलब है? सब तरह के लोग आते हैं भैया, कुछ को ये समझाया, अभी बताना चाहता हूँ। डिग्री, डिग्री से छोटा होता है मिनट, मिनट से छोटा होता है सेकंड। इसका चिन्ह ये, इसका चिन्ह ये, इसका चिन्ह ये। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सर वो तो समय में होता है, कोण में भी होता है, एंगल में भी होता है, मैंने बताया ना अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, तो जब कोण नापा जाता है तो डिग्री मिनट सेकंड में नापा जाता है। तो जो अक्षांश होते हैं, जैसे हमारा 8 डिग्री उत्तर का अक्षांश होगा, 9 डिग्री उत्तर का अक्षांश होगा। भारत का दक्षिणस्थ बिंदु मेनलैंड का क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर हमारा कन्याकुमारी आ रहा है। तो मैं तब से पूछा सर ये मिनट बता दो, मिनट बता दो, तो मिनट भी बता दिया। वापस आ जाए, पहला दिन है, एकदम बेसिक क्लास ले रहा हूँ, इसमें कोई खास बुद्धि नहीं लगानी है, समझ जरूर करनी है, समझ जरूर करनी है और याद करना है। क्या करना है? इसे याद करना है। तो सर 8 डिग्री समझ में आया, 4 मिनट समझ में नहीं आया, तो वो भी आपको बता दिया है कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल समझ में आ गया। देश की आबादी कितनी है? वैसे तो सेंसस हुआ नहीं, जनगणना होने वाली है। लगभग देश की, विश्व की 17.5% आबादी हमारे देश में रहती है। विश्व की 17.5% आबादी देश में रहती है और हम सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जनसंख्या के देश हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन चुका है, चीन को पीछे छोड़ चुका है। इसके लिए भारत ने कुछ खास मेहनत नहीं की है। मेहनत भारत के युवा कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। देश सेवा में उनको कहा जाए कि रुक जाओ या आबादी रोक दो, बट ये एकदम T20 टाइप बैटिंग कर रहे हैं, खासकर उत्तर भारत बैटिंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आबादी 17.5% आबादी है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हम बन चुके हैं। भारत के बारे में समझ में आ गया? भारत की स्थिति समझ में आई या नहीं आई? इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए। दक्षिणस्थ बिंदु भारत का ये क्या कहलाता है? केप कॉमोरिन। मैं लिख भी देता हूँ, अंग्रेजी में आपको बताया था केप शब्द क्या होता है। 3 तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, केप कॉमोरिन, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। कोई कह रहा बैटिंग, बिल्कुल बैटिंग भाई। अभी 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 क्या कहते हैं, ये जो सर्दियां आई नवंबर दिसंबर में जो शादी का मुहूर्त था, यही दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर भर में कुछ 40 लाख शादियां हुई। 40 लाख शादी, आप समझ रहे हो? 40 लाख शादियों के बाद भारत में अगर बच्चे नहीं हो रहे तो माँ बाप को टेंशन होती है, बेटा क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो बैटिंग होगी। वो 40 लाख बच्चे पैदा करना शुरू करेंगे, उससे पहले वैसे ही कर रहे थे। तो ये बैटिंग ही है और तेज बैटिंग है। 20 ओवर में मान लो मैच ही खत्म कर देना है। ठीक है, चिंता मत करो, कहीं आप सोच रहे हो कि सर मैं नहीं हूँ। ये तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का आशीर्वाद है कि बहुत बड़ी युवा आबादी को काम दिया हुआ है, बहुत सारा काम दिया हुआ है। नहीं तो कामसूत्र मिल जाता, बहुत खतरनाक है वो। पढ़ते रहो, जरूरी है, जरूरी है। युवा अवस्था में पढ़ लो, उसके बाद देखेंगे। आगे बढ़े जल्दी से। एक की क्लास नहीं चल रही, बताओ। ठीक है, स्किल इंडिया, स्किल तो कराएगा, नौकरी तो लिमिटेड है। फिर जाके क्लास में बैठेगा, फिर याद करेगा भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। नौकरी है नहीं, नौकरी सिर्फ राजनीतिज्ञों के पास है। इस पार्टी उस पार्टी सारी पार्टियों में उनके लिए नौकरी नौकरी है। तुम तो सिर्फ वोट ही दबाने वाले हो, है कि नहीं? सबके पास नौकरी है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी चले जाते हैं, उनको क्या लगता है राजनीति सेवा है? ठीक है, समझ में आ गया? अब
भारत का दक्षिणस्थ बिंदु, वो जो कोई था ना सर इंदिरा पॉइंट का मतलब बताइए। तो ये तो हुआ भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणस्थ बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणस्थ बिंदु क्या है? केप कॉमोरिन, कन्याकुमारी। ठीक है, केप कॉमोरिन, कन्याकुमारी। लेकिन भारत के जो द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार बच्चों यहाँ तक आ गए हैं। अंडमान और निकोबार ये है। तो भारत का दक्षिणस्थ बिंदु, मुख्य भूमि का तो केप कॉमोरिन है, बट यहाँ पे दक्षिणस्थ बिंदु क्या है बच्चों? इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। समझ में आया किसी छात्र ने कहा सर इंदिरा पॉइंट क्या है? तो ये इंदिरा पॉइंट। सब चीज मानचित्र पे है, सब चीज जो बताऊंगा सब मानचित्र पर है। तो लैटिट्यूड डिस्टेंस नहीं समझ आया रीमा शाह जी, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ो, आपको समझ नहीं आया, मैंने पैराग्राफ नहीं लिखवाया इसलिए आपको शांति नहीं हो रही है। एनसीईआरटी में लिख के दे दिया है कि दोनों का जो नापने का जो स्केल है ना वो अलग है, तो देशांतर समान नहीं रहते, उनमें दूरी बदलती रहती है, इसलिए। ठीक है, क्लियर? वापस आ जाए बच्चों। सब लोगों को ये स्क्रीन पे डाउट है तो पूछो। इंदिरा पॉइंट भी समझ में आ गया? इंदिरा पॉइंट कितना? 6 डिग्री 45 मिनट। अगर भारत का दक्षिणस्थ बिंदु पूछा गया तो ये, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणस्थ बिंदु पूछा गया तो ये। क्लियर? तो जो मैंने आपको अक्षांशीय अंतर बताया वो इनका बताया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर? पंकज कारपेंटर पूछ रहा है सर ज्यादा होना चाहिए आबादी सर अगर हम फर्स्ट लार्जेस्ट बनेंगे तो। हाँ हाँ, फर्स्ट लार्जेस्ट बन चुके बेटा, और मत बनाना, रिक्वेस्ट है। कहीं सोचा कि सर हम नंबर 1 नहीं है आबादी में, लेकिन सर हम योगदान देना चाहते हैं, और बहुत सी चीजें हैं राष्ट्र निर्माण में बेटा, उसमें कर लेना। भारत को ऐसे लोग नहीं अभी जरूरत पड़ रही कि जो आबादी में भारत की मदद करें और आगे तक जाने में। ठीक है, काफी बैटिंग हो चुकी है, रन रेट स्वस्थ है। सर इंदिरा पॉइंट फिर से बताइए। अरे यार कभी कोई मानचित्र देखता नहीं है ना इनमें। आओ बच्चों, मानचित्र समझ में आना नहीं है तुमको, फिर से बताने का मतलब तुम सिर्फ डिक्टेशन चाहते हो। दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? ये भारत हो गया ना बच्चों, ये भारत का मुख्य भूमि। लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार देखोगे तो बच्चों नीचे तक जा रहा है, नीचे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जल्दी से देखो, आपकी एटलस है ना, एटलस निकालो बच्चे। हमने कहा कि अगर हम कल्पना नहीं कर सकते तो करना पड़ेगा नहीं, निकल गए यहाँ पर भी। अच्छा, अब अपनी भौतिक मानचित्र से कूद के कहाँ पे आएंगे बच्चों? राजनीतिक में आएंगे। और राजनीतिक में देखिए सबसे नीचे वाला द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। देखेंगे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणस्थ बिंदु है वहां पे इंदिरा पॉइंट होगा। मिला सब लोगों को? जल्दी से अपने राजनीतिक मानचित्र में अंडमान निकोबार देखिए, उसका सबसे दक्षिण वाला जो है वो आप देखेंगे कि वो इसके नीचे है। मिला? हम दो हमारे दो, और मत दो, कुछ मत दो, ध्यान दो, पढ़ाई ध्यान करो, बाबा सिखाते हैं ध्यान करो, एकाग्र रहो। कह रहा हम दो हमारे दो, इस पर ध्यान दो। कह रहा समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या करना है? वो तब से कोई कह रहा है सर इंदिरा पॉइंट डूब गया है, इंदिरा पॉइंट डूब गया है, इंदिरा पॉइंट डूब गया, डूब गया। जब फिर साइड में थोड़ा सा एक्सपोज भी हो जाता है। एक दो तो ऐसे होते हैं एकदम सनसनी वाले, सर इंदिरा पॉइंट डूब गया, डूब गया, डूब गया। अरे जाओ तो सही, ये सब जो उसका दक्षिणस्थ बिंदु है जो हमने अपना सर्वे करके लिखा हो रहेगा कि नहीं रहेगा वहां पर? सर डूब गया, डूब गया। क्लियर है? डन है? रेडी? तो अब हम कहां पर आ गए? अब हमने देश का विस्तार देख लिया। अब इसमें मैं चाहता हूं सभी लोग कर्क रेखा भी देख ले। कर्क रेखा देखी आपने? 82.5 और कर्क रेखा, ये आपके एटलस में मार्क होनी चाहिए। मार्क हो गया? डन? आगे बढ़ते हैं। एक लेवल और पर आ गए हम। कहां पर आ गए बच्चों? एक लेवल और पर आ गए। सो ये तो आप मानते भारत बड़ा देश है, आकार की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से। सभी लोग ध्यान दीजिए, क्लास पे ध्यान दीजिए। आकार की दृष्टि से बड़ा है, चाहे वो देशांतर का है, देशांतर का आकार है, चाहे वो अक्षांश का आकार है। भारत का इतना बड़ा क्षेत्रफल है। भारत में जलवायु की विविधता है, भारत में जलवायु की विविधता है या नहीं? भारत में स्थल आकृतियों की विविधता है, पर्वत भी हो गए, पठार भी हो गए, मैदान भी हो गए, सब तरह के हैं। और भारत में एक बहुत बड़ी आबादी, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी भी रहती है। रहती कि नहीं रहती? है नहीं? रहती है। ठीक है, अब इसमें एक कदम और आगे आते हैं। अब इसमें एक कदम और आगे आते हैं। ठीक है, अब भारत की तुलना को हम एशिया से करने वाले, एशिया से करने वाले। ठीक है, अब हम क्या करने वाले? भारत की तुलना एशिया से करने वाले। एशिया से करेंगे तो क्या होगा? एशिया में भारत की क्या होगा? भारत की क्या उपयोगिता है? ठीक है, भारत की क्या भूमिका है? तो भारत कहां पर स्थित है? तो भारत यहां पर स्थित है। ये हमारे पर्वत, कौन से पर्वत? भारत बाकी एशिया से कटा हुआ है, भारत बाकी एशिया से कटा हुआ है। एक ब्रिटेन के भू राजनीतिक एक स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम है मैकाइंडर। मैकाइंडर का मानना था कि दुनिया में ये रूस का क्षेत्र जो है ये सबसे ताकतवर होगा, क्योंकि इसको भेद नहीं सकता, कोई इसको भेद नहीं सकता। हार्टलैंड की संकल्पना विश्व की ताकत के रूप में, विश्व का सबसे ताकतवर क्षेत्र क्या होगा? वो रूस होगा। मैकाइंडर का ये मानना था। क्या आप मानते हैं कि रूस बहुत ताकतवर देश है? क्या आप मानते हैं कि रूस बहुत ताकतवर देश है? बिल्कुल है। मैकाइंडर का मानना था विश्व शक्ति हो जाएगा, लेकिन ये विश्व शक्ति नहीं हो पाया। हम ये भी जानते हैं कि रूस एक बड़ा देश हो सकता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा देश हो सकता है और इसके पास बहुत से संसाधन हो सकते हैं, लेकिन अभी भी रूस की अर्थव्यवस्था, रूस की सारी चीजें नंबर 1 पे नहीं है। उसके बाद श्रीमान स्पिकमैन हमने यहाँ पे अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, इन्होंने रिमलैंड की संकल्पना दी। इसने दी रिमलैंड की संकल्पना दी। इन्होंने कहा कि विश्व में हार्टलैंड इतना ताकतवर नहीं होगा, क्योंकि हार्टलैंड क्या था? हार्टलैंड सिर्फ भूमि है, बल्कि रिमलैंड ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि इसके पास भूमि भी है और सागर भी है। तो जल्दी से बताइए, भारत क्या है? हार्टलैंड है या रिमलैंड है? भारत क्या है? हार्टलैंड है या रिमलैंड है? भारत रिमलैंड में। तो आज भारत की जो स्थिति है, भारत को भू राजनीतिक और भू सामरिक, आज भारत की जो स्थिति है वो भारत को भू राजनीतिक और भू सामरिक महत्व दिलवाती है। समझ में आ गया? भारत हिंद महासागर के
सिर पर है, शीर्ष पर है। हिंद महासागर में जो भी घटनाएं होंगी उसको भारत कंट्रोल करता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरब सागर से इसका व्यापार पश्चिमी क्षेत्रों से है जो तेल में समृद्ध है। पूर्वी बहुत बड़े सांस्कृतिक हमारे कनेक्शन साउथ ईस्ट एशिया से भी रहे कि नहीं रहे हैं? ठीक है, ये बात है। भारत की तलीय सीमा इस पे कुछ आगे बढ़ते हैं। भारत का स्थान ये है जियोपॉलिटिक्स कि हार्टलैंड सबसे मशहूर, उसके बाद रिमलैंड। पहले हार्टलैंड था लेकिन अब क्या माना जाता है? रिमलैंड को माना जाता है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे, क्लास रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए, क्लास रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए, कि क्लास में मनोरंजन चाहिए कि भाई 4 बार लिखवा, हाँ भाई पीछे बोलो, वो मजा चाहिए मुझे, वो मजा चाहिए। सुनो भाई, मुझे क्या चाहिए? मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। क्लास में मैं बोलता जाऊंगा, जल्दी से बोलो, उत्तर से दक्षिण राज्यों के नाम बोलो, उत्तर से दक्षिण राज्यों के नाम बोलो, बहुत मजा आएगा, चरस भी बहुत सही चलेगी, तो क्या लगेगा? भाई मुझे सब आ गया, तोड़ दूंगा। उसके बाद होगा कुछ नहीं, 3 साल बाद बच्चे पैदा कर रहे होंगे। इसका उत्तर दो 2022 में मेंस में पूछा गया, जितने चंपक बैठे हुए हैं जो रटने के लिए बैठे हुए ना, रटने के लिए। सर मजा तब आता है सर उत्तर से दक्षिण एक ही सांस में बोला जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सर बहुत मजा आता है। उसे कहा जाता है नशा। इसका उत्तर देना है एग्जाम में, मेरा ही छात्र पढ़ के जाएगा। व्हाई इज इंडिया कंसीडर्ड अ सबकॉन्टिनेंट? इलैबोरेट योर आंसर। भारत को उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? अपना उत्तर विस्तार दे। ठीक है, एक दो है चंपक, यहाँ पे अभी नाम आप ऊपर पढ़ लेंगे, जो भी है चंपक, ये वो वाले। चलो मैं पीछे बोलो, मैं पीछे बोलना शुरू करेंगे एक बार में, जल्दी से उत्तर से दक्षिण तक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, है ना? तो ये करना है। एक दूसरा मजा नहीं आ रहा तो मजा लेने के लिए मास्टर जी, तो मैं आपको बता दूं, सीरियस टीचिंग में जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट अगर लाना है तो आपको भी क्लास में मनोरंजन के लिए नहीं आना भाई। सच बता रहा हूँ, 7 से 10 हज़ार ना शहरों में युवा आबादी ऐसे ही एक शाम में नशे में गुजार देती है। अभी 14 फरवरी को कई लोग 7 से 10 हज़ार ऐसे ही उड़ा देंगे। यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो 7 से 10 हज़ार लगाकर रिजल्ट लाने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट वाले आए हैं ना, इंटरेस्ट में 14 तारीख तक के लिए आपके पास इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं, तो आपको क्या चाहिए? मनोरंजन चाहिए। हमको क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। इसमें क्या करना होगा? अपना देखना होगा, लिखना होगा, सोचना होगा, बट हमें क्या चाहिए? मनोरंजन। कर लीजिए, इसका उत्तर बताइए जल्दी से। 2022 जो अभी तक पढ़ाया है, इसका उत्तर कैसे देंगे? ये तो जा रहे हैं ना मजमा महफिल में जा रहे हैं, तो वो जो महफिल में आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग बताइए तब से क्या कर रहे हैं? सिर्फ पढ़ा रहे हैं। आधे लोग क्या लिखवा नहीं रहा है, कुछ लोग भैया जोश में बस एक ही पीछे वाई इज इंडिया सब बहुत मजा एकदम जोश आ गया। मम्मी पापा को बोला वाई इज इंडिया। जल्दी से तो एक दो चंपक आपको स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा, एक दो आए आपको पता तो रहेगा। वहीं का चेक करना 14 तारीख को इनका जरा बात था कि नहीं था। मजा वाला सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि उपमहाद्वीप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अफ्रीका है, ये चाइना है, समझे? चाइना को उपमहाद्वीप नहीं कहा जाता, ये अरब का प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इसको उपमहाद्वीप नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है। प्रश्न ये है क्यों कहा जाता है? प्रश्न ये है कि भाई इसको उपमहाद्वीप नहीं कहते, ये भी तो एक बड़ा हिस्सा है, ये तो एक प्रायद्वीप तो है, इसको नहीं कहते, चाइना को नहीं कहते, इसको क्यों कहते हैं? कुछ तो विशेष होगा। अब यहाँ सोचना है, सोचेगा वो जो इस एग्जाम में पढ़ने, अरे सर मजा नहीं आ रहा है। सुनो, तुम्हारे यहाँ पर संसद में या जो विधानसभा है वहाँ बहुत मजेदार गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ देख लो। किस लिए आए हो? जो पढ़ा, अगर उस पर प्रश्न है कब आया प्रश्न? मीन्स 2022। और फिर कहानी क्या आती है? सर हिंदी का रिजल्ट नहीं आ रहा, मजा लेने आया तो रिजल्ट आएगा। सर वो हिंदी वाली बेल्ट में ना आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, समझ रहे हो? ठीक है सर, वो एनर्जी लाइए सर, एनर्जी कौन सी एनर्जी दिखानी है? आगे बढ़ते हैं तो कहता सर स्लो चल रहा है, तेज चल रहा है, जल्दी से करिए इसको। तो पहली बात, ये जितने भी लोग रह रहे हैं 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, नशे की बात मत करो, ये भी 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। 3 तरफ से समुद्र से घिरा होने का मतलब प्रायद्वीप होता है, महाद्वीप नहीं होता है। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक विस्तृत क्षेत्रफल, विज्ञान से चलता भूगोल, विस्तृत क्षेत्रफल हो, जिसमें विविध स्थल आकृति हो, जिसमें विविध जलवायु हो, जिसमें विविध वनस्पति हो, और जिसमें एक बड़ी आबादी हो, जिसमें एक महत्वपूर्ण सभ्यता व सांस्कृतिक इतिहास हो, जिसके पास एक बड़ी संसाधनीय शक्ति हो, जिसका भू राजनैतिक व भू सामरिक महत्व हो। बताइए कि किसके पास which one has a vast area, diverse physiography, diverse climate regions, huge biodiversity of plants and animals, which has a very large size of population, which has a long history of culture and civilization, which has resource endowment, which is geopolitically and geostrategically important, and above all which has distinct character, बाकी सबसे कटा हुआ, एकदम डिस्टिंक्ट है, बाकी सबसे कटे हुए हैं, और साथ ही साथ अकेला देश जिसके नाम पर एक पूरा का पूरा महासागर है, हिंद महासागर, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत चोटियां हैं, हिमालय है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? मजे में आएगा या दिमाग लगाने से आएगा? पूछना चाहता हूं आपके सामने, आप चेक करते, पूछता है भारत इन चंपकों का क्या किया जाए जो शिक्षा के नाम पे मजा लेने आए हैं? आया जूस? हाँ जी, उत्तर आया कि नहीं आया?
तो ये वाले तो वैसे प्रीलिम्स में पास करने वाले, मजा लेने वाले, जगह जगह फीस देकर, एक एक करके यूट्यूब गैंग है ये, तो ये चलता रहेगा। बट आप सोचिए ब्रेनस्टॉर्मिंग में इस उत्तर में बहुत सारी चीजें दी जा सकती है कि नहीं। विश्व में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जो भूसामरिक रूप से इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसे भी होंगे जिनकी आबादी ज्यादा होगी, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर ये सारी चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध है वो निकल कर आता है भारत। और विश्व में विश्व के जो बहुत सारे भूसामरिक दस्तावेज हैं उनको भारतीय प्रायद्वीप न कहकर भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ये विशेषता है हमारी। गया दिमाग में, दिल के साथ दिमाग में भी जाना मुन्ना। रिजल्ट लाना है, प्रण लेकर आए हिंदी मीडियम का। हमारे लिए आए होते तो अचानक यहाँ पे डांस ना करते। डांस करते कि नहीं करते? अरे जी वो डांस करते तो मजा बहुत आता है सभी लोगों को। जिस दिन आप ये उत्तर लिखेंगे यूपीएससी मेंस में, सच बता रहा हूं, इतना मजा आएगा, इतनी ऊर्जा आएगी, इस सच में रिजल्ट आने लगेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। बट आपको क्या चाहिए? कोई आपके सामने रटी रटाई चीजों का नाटक करते हुए दिखे, अरे सर आपको बहुत आता है, मेरे छात्र को बहुत आता है, तब जाके रिजल्ट आता है। ऐश्वर्या वर्मा का रैंक 4 ऐसे नहीं आया था, मुझे उस पर गर्व है, मुझे आप पे भी गर्व करना है। ठीक है, एक कह रहा है सर कितना कपड़ा पहनते हैं, समझ लो इसको कपड़ा गिनना है मेरा। ये एक बार नहीं बोला सर कितने सारे बिंदु थे, क्या बोला? सर कितना कपड़ा पहनता है, कपड़ा ही बेचेगा भाई। देश की युवा को कहाँ जाना है? वहाँ कपड़ा बेचेगा और बचे टाइम में बच्चे पैदा करेगा। और ये किस लिए कर रहा है? दहेज इकट्ठा करने के लिए। वो बढ़िया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर मैंने कहा क्लास में कौन है? क्लास में चंपक भी बहुत है, तो वो रहेंगे रहेंगे। रिजल्ट रिजल्ट उसके लिए है। आगे सभी लोग। तो ये इतनी देर से पढ़ा क्या रहा था? इसीलिए तो पढ़ा रहा था, ये पढ़ा क्या रहा था, इसलिए तो पढ़ा रहा था। और चैट ऊपर जरूर जाकर देखना, चंपक लोग आपको पता चलते रहना चाहिए। ये जितने भी लोग हैं जो मजे से ये लिख देते हैं ना, जो कपड़े बना रहा है, जो कपड़े गिन रहा है, चंपक एकदम तुम लोग जवाब देते हो, क्या टेंशन। तो भारत का बच्चों, भारत की जब सीमा का निर्धारण होता है, ये दिखाई दे रहा है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार कहां पे खत्म होता है? ग्रेट निकोबार में खत्म होता है। कहां पे खत्म होता है? ग्रेट निकोबार में खत्म होता है। ग्रेट निकोबार खत्म होने के बाद इंडोनेशिया शुरू होता है। तो किससे विभाजित है? ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। सो भारत के अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया में गैप को क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल। और म्यांमार और अंडमान निकोबार का एक कोकोस चैनल, उत्तर में कौन सा है? कोकोस चैनल। यहां पर कोकोस चैनल भी आता है। ठीक है, सभी लोग समझ में आ गए? सर इंडिया इज जॉइंड द अंगारा लैंड, इज दैट मैटर टू? कोई अंगारा लैंड कोई मैटर नहीं, कोई जियोलॉजी नहीं लग रही इसमें। ठीक है, सो कॉकस है, कॉकस कोकोस आइलैंड। और भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक स्ट्रेट। क्या है? पाक स्ट्रेट। तो इंडिया इज वास्ट एरिया ऑफ एशिया सब कॉन्टिनेंट। बेटा वो सब कर दिया यहाँ पर। इन सारे अब आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप उसको कैसे समझते हैं। उसमें सांस्कृतिक भी डाल दिया हमने, उसमें सभ्यता भी डाल दिया। संस्कृति, जो संस्कृति में विविधता है ना बच्चों, जितनी भाषाएं, जितने धर्म भारत में वो कहीं नहीं मिलेंगे। जितनी विविधता भारत में वो कहीं नहीं मिलेगी। मतलब हमारे पास तो फालतू में चंपकों की गिनती बहुत ज्यादा है, विद्वानों की तो गिनती करने का दिक्कत है, चंपक तक भरे हुए हमारे पास, वहां पर बहुत है, टेंशन ना लो। ठीक है सभी लोग, कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड, 9 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड, 10 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड। सर उपमहाद्वीप का क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर मेरे 5 पॉइंट आए थे, बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों के 5 पॉइंट आए भाई, 5 तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने जो बिंदु बताए उसमें आपके पास 5 थे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि क्लास के बाद आप लोग ट्राई करें क्वेश्चन, क्लास के प्रारंभ में क्वेश्चन भी पूछेंगे। ठीक है, चलिए एक अंतिम चीज, भारत की लोकेशन समझ में आ गई। भारत की स्थलीय सीमा लिख लीजिए। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। कल इस पे टेस्ट होने वाला है, कल इस पे प्रश्न आने वाले हैं। टेस्ट होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा। सर कहां से पढ़ के आना है? केजीएस की बुकलेट से पढ़ के आना है। तो जो लोग सीरियस है परीक्षा के लिए वो पढ़ के आएंगे, बाकी एंटरटेनमेंट वाले कोई टेंशन नहीं। ऐसे लिखो, भूराजनीतिक भूराजनीतिक भूराजनीतिक, भूसामरिक भूसामरिक भूसामरिक, भूराजनीतिक भूसामरिक। इसके आगे क्या मजा करने का? चाइना को उड़ा देंगे यार, चाइना तो घुटनों पर, मजा आया। चल फिलहाल नहीं आता, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, भूसामरिक। अरे हमारा मिसाइल लगा हुआ है, बस बटन दबाना है, मजा है। बाकी लोग क्लियर? ये सारी चीजें कल आपसे और कल आपसे टेस्ट के रूप में पूछी जाएंगी। प्रीलिम्स के लिए भी बता रहा हूँ, मेंस के लिए भी बता रहा हूँ। क्लास की अंतिम एक्सरसाइज, आज की क्लास की अंतिम एक्सरसाइज ये है। सर ये क्या गया बच्चों? राजनीतिक मानचित्र खोल लीजिए, राजनीतिक मानचित्र खोल लीजिए। अब आपके पास कुछ एक्सरसाइज होने वाली है, जल्दी से आपको करना है। राजनीतिक मानचित्र खोल लिया तो होता क्या है, क्लास में एक साथ सारे बोलेंगे दीवाने मस्ताने, वो वाला काम नहीं करेंगे हम, इस पे कुछ काम करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो बताइए कितने राज्य, कितने राज्य हैं भारत में? कितने राज्य हैं भारत में? जल्दी से, कितने राज्य? सर 28 राज्य, 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश। बहुत अच्छी बात। अब आपको बताना चाहता हूँ, जब यूरोप के लोग, ध्यान दीजिएगा, जब यूरोप के लोगों का कब्जा उत्तर अमेरिका पर छूटा तो उत्तर अमेरिका के जो क्षेत्र थे वो आजाद हो गए। उन्होंने कहा यार हम छोटे छोटे देश बनने की जगह अगर हम सब मिलकर एक बड़ा देश बनाएं, हम सब मिलकर एक बड़ा देश बनाएं तो हम विश्व शक्ति बन सकते हैं। 13 देश एक साथ जुड़े, 13 छोटे छोटे राज्य एक साथ जुड़े और उन्होंने अपना नाम क्या करा उस देश का नाम? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13 देश जुड़े, जुड़ते जुड़ते आज कितने हैं, कितने राज्य हैं यूएसए में? आपको विश्व भूगोल में बताया 49 राज्य जुड़ा आपका अलास्का, और 50th अगर आपको याद हो हवाई, याद है कि नहीं? तो ये जब सारे के सारे राज्यों ने कहा कि हम जो है एक केंद्र चाहते हैं, तो वहां पर बना एक गणराज्य, वहां पर बना एक फेडरेशन, वो यूएसए का फेडरेशन है। यूएसए में राज्यों के पास बहुत ताकत है, राज्यों के पास बहुत ताकत है क्योंकि राज्यों ने मिलकर बनाया एक केंद्र। क्लियर है सभी लोग? ये हुआ यूएसए। भारत यूएसए जैसा गणराज्य नहीं है। हमारा जो संघ है, भारत का जो राज्यों का संघ है, इंडिया, जो हमने अपने संविधान में लिखा भारत, दैट इज इंडिया, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं था कि राज्यों ने मिलकर अपनी स्वायत्तता दे दी, चलो एक देश बनाते हैं। हमारा देश बना और देश बनने के बाद हमने उनमें राज्य बनाए संविधान के तहत। थोड़ा सा आपने राजनीति में पढ़ा होगा। तो भारत के राज्य यूएसए के राज्यों जैसे नहीं है, भारत के राज्य यूएसए के राज्य जैसे नहीं है। इनके पास अलग देश होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, ये राज्य बने हैं, हमारे पास एक केंद्र है, केंद्र ज्यादा ताकत रखता है, राज्यों के पास उतनी ताकत नहीं है। अब ये ज्यादा चीजें आपको राज्य व्यवस्था के शिक्षकों ने बताया या बताएंगे। अब हम बात करें भारत के राज्यों की। हमने हाल ही में देखा कि एक राज्य जम्मू और कश्मीर को हमने बदल दी, उसकी स्थिति बदल के क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। उसमें से 2 यूटी निकाले हमने, जम्मू कश्मीर और हमारा लद्दाख। पहली चीज यहाँ पर तो आप सभी को जो दिखाई दे रहा है आपके राजनीतिक मानचित्र
केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना है उनकी स्थिति। एक लंबे इतिहास में, आजादी के बाद एक लंबे इतिहास के बाद इन राज्यों का गठन हुआ और अगर आपको पता हो इसमें बहुत बड़ी भूमिका सरदार पटेल ने निभाई इन राज्यों के बनने में। और इन राज्यों को बनने में जो हमने राज्य बनाए इनका एक आधार रखा गया, उसे रखा भाषाई आधार। भाषाई आधार पर हमारे राज्य बने थे। जो प्रारंभ में जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी दैट वाज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। कुछ भारत लिख रहे हैं 1956 में, तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन भारत में किस आधार पे हुआ? लैंग्वेज के आधार पे हुआ। लेकिन बाद में हमने और भी आधार पर जो है राज्य बनाए। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? तो ये तो आपकी समझ आ गया। ये तो मैंने छोटी सी बात की आपसे। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ, करेंगे मेरे साथ एक्सरसाइज? चंपक लोगों के लिए नहीं है, चंपक लोग मजे मजे में हो तो शायद तशरीफ भी ले गए होंगे। बाकी लोग सर 1956 में हुआ 565 रियासत है, सब हो गया, वो आपको राज्य व्यवस्था में बता दिया। ठीक है, तो मानचित्रों के रंगों का क्या मतलब है? राजनीतिक में रंगों का मतलब अलग अलग रंग थे, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र में रंगों का कोई मतलब नहीं है, भौतिक मानचित्र में रंगों का मतलब होता है। क्लियर हो गया? तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ सभी लोग, एक नया राज्य बना, जैसे कि मान लीजिए तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, अभी सभी लोगों को काम करना है, चैट बंद कर दिए, चैट चंपक लोग के लिए है, चैट उनको मजा चाहिए, बताओ मजा क्लियर? तो आप लोगों को मुझे बताना है कि नए राज्य की राजधानी कहाँ होनी चाहिए। तेलंगाना जो राज्य बना इसकी राजधानी कायदे से कहाँ होनी चाहिए? झारखंड आपने एक राज्य सुना, झारखंड की राजधानी कहाँ होनी चाहिए? अगर कायदे से एक आदर्श स्थिति देनी है, राजधानी कहाँ होनी चाहिए? सर केजीएस बुक कहाँ मिलेगा बेटा? आपके ऐप में मिलेगा। बेटा कहाँ पर होनी चाहिए? एक राज्य की राजधानी कहाँ पर होनी चाहिए? उसकी स्थिति, उसकी लोकेशन, भौगोलिक लोकेशन बताइए। भौगोलिक लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? एक कह रहा सर राज्य में, हाँ राज्य में होनी चाहिए। कोई कह रहा कि सर मिडिल में होनी चाहिए, केंद्र में होनी चाहिए। ठीक है, तो मिडिल में होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मध्य में? बहुत से लोग मिडिल कह रहे हैं, क्यों होनी चाहिए मध्य में? ऐसा क्यों है? जल्दी से बताइएगा, क्यों होनी चाहिए मध्य में? मध्य में क्यों होनी चाहिए? जल्दी से बताइए। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, या राज्य के सेंटर में? कहां पर होनी चाहिए? सानू मलिक कह रहा है उसी स्टेट में, हाँ भाई पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। चंपक जैसा जवाब दे रहा है। सेंटर में क्यों होनी चाहिए? सर क्योंकि सुरक्षित है, सर क्योंकि वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होती है। चलिए मिडिल में। मैंने आपकी बात मान ली, अब आप अपनी बात को चेक करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे? अपनी बात को चेक करेंगे। मान लीजिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, तो उसकी राजधानी क्या थी? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, तो उसकी राजधानी क्या थी? जल्दी से बताइए, क्या थी? जल्दी से बताइए। सर श्रीनगर थी। क्या श्रीनगर मध्य में है? देख के बताइए, क्या श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के मध्य में था? क्या जम्मू और कश्मीर के मध्य में श्रीनगर था, हाँ या ना? तो क्या वो लोग बेवकूफ थे जब इतनी बड़ी वर्ग, इतनी बड़ी क्लास आप लोग सब ये कह रहे हैं कि सर मध्य में होनी चाहिए, मिडिल में होनी चाहिए, इन लोगों ने क्यों नहीं रखी? मूर्ख है क्या? कर्नाटक एक बहुत बड़ा राज्य है, कर्नाटक की राजधानी बताइए। राजनीतिक मानचित्र है आप लोगों के सामने, जल्दी से बताइए कर्नाटक की राजधानी क्या है और क्या वो मध्य में है? कर्नाटक की राजधानी क्या है, क्या वो मध्य में है? सर राजधानी है बेंगलुरु, सर ये तो दक्षिण में है, इसी के ऊपर महाराष्ट्र राज्य में आइए। महाराष्ट्र की राजधानी क्या केंद्र में है? महाराष्ट्र की राजधानी, आप सबने कहा राजधानी सर मिडिल में होनी चाहिए, आप सबने ऐसे कभी सोचा नहीं है बच्चों? आप लोगों को उस क्लास में मजा आता है? जल्दी बताएंगे कर्नाटक की क्या? कर्नाटक बेंगलोर बोलने मजा आया? क्या आपने सोचा कि आप सब छात्र इतनी समझ रखते हैं कि आपने कहा राजधानी होनी चाहिए मिडिल में? आयुष बोला क्रिस्टालर थ्योरी। आयुष बेटा उसमें क्रिस्टालर ने राजधानी तो बनाई ही नहीं थी, पहली बात। और क्योंकि तुमने ज्ञान बढ़ा रही है तो ज्ञान को हमें बराबर कर देने के लिए बता दें आयुष बेटा, क्रिस्टालर ने कभी भी ज्योमेट्रिक सेंटर की बात नहीं की थी, फंक्शनल सेंटर की बात की थी। बाकी लोग जिनको समझ में नहीं आया फंक्शनल सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है, चिंता मत करिए, आयुष थोड़ा सा आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए, डराने के लिए, ज्ञान झाड़ने के लिए कर रहा था। क्रिस्टालर की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी लोग आ जाते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात। तो राजधानी का आदर्श स्थिति वही है जो आप कह रहे हैं, मध्य में होनी चाहिए, लेकिन भूगोल निर्धारित करेगा कि राजधानी होगी कहां पर। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर यहां पर सारे ही पर्वत हैं तो भाई कैसे बना लूंगा राजधानी? जगह तो मिलनी चाहिए। घाटी ही कश्मीर की घाटी थी तो वहीं पर हमें राजधानी बनानी पड़ी कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, ब्रिटिश लोग यहाँ कलकत्ता को बहुत बड़ा शहर बना गए, यहाँ मुंबई को बहुत बड़ा शहर बना गए, यहाँ चेन्नई को बहुत बड़ा शहर बना गए, यहाँ दिल्ली को बना गए, क्या मैं उनको हटा सकता हूँ? है या नहीं? जल्दी से बताइए, हटा सकता हूँ? नहीं हटा सकता हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भूमि का जो सल आकृति ने संभव नहीं किया? आप देख लो, क्या हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला क्या केंद्र में है? क्या उत्तराखंड की राजधानी देहरादून क्या केंद्र में है? जरा देखिए, केंद्र से हटी हुई है कि नहीं हटी हुई है? तो जल्दी से सबकी एक्सरसाइज ये है कि जब मैं आपसे पूछूं जम्मू कश्मीर की राजधानी, तो आप बताएंगे केंद्र में है, नहीं सर केंद्र में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तराखंड की राजधानी कहां पर है, तो समझ लीजिए उत्तराखंड की राजधानी कहां पर है? जल्दी से देख के बताइए, आपके सामने उत्तराखंड के लिए क्या कहेंगे? कौन सी दिशा में? उत्तराखंड, उत्तर, केंद्र, ईस्ट, साउथ या वेस्ट? जल्दी बताइए कहां पर है उत्तराखंड? सर उत्तराखंड तो सर ऐसा लग रहा है पश्चिम में, सही कह रहा हूं? कोई कह रहा है ईस्ट। अरे बेटा इतना नशा नहीं करते, उत्तराखंड की ईस्ट में कैसे हो सकती है? उत्तराखंड का एक ऐसे स्क्वायर बनाओ, उत्तराखंड की पश्चिम में होगी, केंद्र के पश्चिम में है कि नहीं? राजस्थान की कहां पर है? जल्दी बताओ, राजस्थान की कहां पर है? राजस्थान की केंद्र में है, मैंने खोल रखी है जल्दी से। सभी लोग चिंता मत करिए, बाकी लोग क्लास में है नहीं, उनकी गिनती नहीं है। मैंने कहा उनकी गिनती नहीं है, सिर्फ मजा लेने के लिए आए हैं, शायद 8वीं 9वीं 10वीं, शायद इनको दरोगा का एग्जाम देना है। आप अगर यूपीएससी के लिए आए 2022 का प्रश्न करने के लिए, उतनी बुद्धिमत्ता मुझे देनी है कि नहीं देनी है? जल्दी से बताइए। अभी भी कोई वेस्ट कह रहा भाई ईस्ट में होगा ना राजस्थान को, अगर मैं ऐसे बांट लूं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर कहां पर है? जल्दी से बताइए, राजस्थान के केंद्र से कहां पर है? इधर को है कि नहीं है ना? तो सभी संसाधन से प्रयुक्त शहर में राजधानी बनाते हैं, कौन नशे की बात कर रहा है? आपको लगता है जयपुर में संसाधन है? सभी लोग बताइए, क्या जयपुर में संसाधन है इसलिए जयपुर को राजधानी बनाया गया? किरण जी कह रही है सर जो संसाधन होंगे वो है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सारे संसाधन है इसलिए राजधानी बनी गई है? बेटा इसलिए कह रहे हैं, ज्योग्राफी सोचने पे मजबूर करती है। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में सारे संसाधन मुंबई में है इसलिए बना है? क्या आपको लगता है पश्चिम बंगाल में संसाधन कलकत्ता में है? तो क्या कारण हो सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक कारक, इतिहास जनित कारक हो सकते हैं?
अब एक बात बताइए मुझे बच्चों, राजस्थान में मुझे एक बात बताइए, अरावली के पश्चिम में तो भाई रेगिस्तान है, आबादी कहाँ रहती होगी? पूर्व में रहती होगी, तभी तो जहाँ आबादी रह सकती वहीं तो रहेगी कि नहीं रहेगी? सोच के देखिए। और पश्चिम में ये तो बॉर्डर का क्षेत्र है, बॉर्डर के क्षेत्र में हमें वहां पे राजधानी बनाना, अगर खासकर बॉर्डर अगर मित्र वाला हो तो ठीक है, लेकिन अगर मित्र ना हो तो वहां राजधानी बनानी चाहिए क्या? सोच के देखिए। बहुत सारी चीजें हो सकती है कि नहीं? वो राजनीतिक कारक हो सकते हैं, संसाधन भी कारक हो सकते हैं, निश्चित रूप से हो सकते हैं, आबादी भी कारक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोच के देखिए। चलिए आप क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं यूपीएससी ने कहा कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। उसी तरह से अगर किसी क्षेत्र की राजधानी या प्रमुख क्षेत्र या औद्योगिक विकास करना है तो कोई चीज कोई नियम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर आप मुझे कहें सर संसाधन युक्त क्षेत्र में उद्योग लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप ये कहें सर सारे संसाधन युक्त होंगे तब राजधानी बनेगी, वो जरूरी नहीं भाई। समझ में आ गया? अच्छा ये तो हो गया। मध्य प्रदेश की बताइए जरा मुझे, मध्य प्रदेश की बताइए मुझे, राजधानी कहाँ है और क्या नाम है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है और क्या नाम है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है और क्या नाम है? सर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है सर। क्या है? भोपाल है। लगभग मध्य में है या नहीं है? सर भोपाल तो लगभग सेंटर में लग रहा है, अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश ने बड़ा दिमाग लगा के अपनी राजधानी बनाई है? सर ऑलमोस्ट इन मिडिल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट व्हेन यू से मध्य प्रदेश। आपको लगता है उसने बहुत दिमाग लगा के बनाई है? नहीं, मध्य प्रदेश तो इतना बड़ा हुआ करता था, उसमें से टूट के छत्तीसगढ़ निकला कि नहीं निकला? अगर यूनाइटेड मध्य प्रदेश ले लें तो राजधानी बीच में नहीं थी। और एक और बात, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग जीएसटी बता रहा हूं, ये अलग राज्य की मांग क्यों उठती है? आपको पता है महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा की मांग है या नहीं है? क्यों उठती है मांग? क्यों पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में हमने कहा बोडोलैंड की मांग उठती है, उठती कि नहीं उठती है? क्यों? आपने देखा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा में एक समस्या हो जाती है। यहाँ कर्नाटक के सबसे पिछड़े हुए जिले बीदर, बीजापुर टाइप के जिले हैं। क्यों? क्योंकि इनकी राजधानी कहाँ पर है? बेंगलोर, जो बहुत दूर है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है उससे उसकी राजधानी बहुत दूर है। तो आप ये समझिए कि राजधानी का केंद्रित ना होना वहाँ के प्रशासन को कहीं ना कहीं पर कमजोर बनाता है या नहीं बनाता है? वहां पर अलग छोटे राज्य की मांग होती है नहीं होती? ईमानदारी से मुझे बताइए, जब बिहार और झारखंड जुड़े हुए थे, तो क्या झारखंड को ऐसा नहीं लगता था कि संसाधन झारखंड के, विकास बिहार का, इसलिए मांग की कि अलग करो? ठीक ऐसी ही मांग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी। आंध्र प्रदेश कहां पर है? तट पर है। यहाँ पे तटीय प्रभाव, पानी सब कुछ है, नदियां हैं, नदियों के मुहाने डेल्टा है, लेकिन ये बेचारा शुष्क प्रदेश। तेलंगाना क्या था? वर्षा वृष्टि क्षेत्र। तो यहाँ की मांग उठेगी कि नहीं उठेगी? अब आई एम सॉरी, मैं माफी मांगना चाहता हूँ सभी लोगों से कि मैं आपको सोचने के लिए, आपको विचार पैदा करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी देर को मैं बोरिंग लगता हूँ। आप लोगों को आदत है कि कौन सा देश की सीमा भारत की सबसे ज्यादा है? देखो बच्चों, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, याद करेंगे अभी। सबसे बड़ी सीमा किससे? बांग्लादेश से। उसके बाद चाइना, चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से नेपाल। बच्चों याद करो, लेट अस रिमेंबर, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। बोलेंगे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। सर ये याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे लिखो, ब च प न, बचपन याद कर लो बेटा, फॉर्मूला है तुम्हारे लिए। और ये म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, एमबीए। मजा आया कि नहीं? जल्दी से बताओ, मजा आया तो कर दो लाइक, कर दो लाइक, 1000 लाइक ठोको अभी। क्या कर रहा है? पढ़ाने आया या फिल्म लगाने आया? सिर्फ आपको सोच दे रहे हैं कि अगली बार जब भारत के राज्य और राजधानी पढ़ो तो ये सोचो कि यार इसकी राजधानी कहाँ है? अच्छा ये केरल है, केरल की राजधानी भारत की दक्षिणस्थ राजधानी है तिरुवनंतपुरम, है या नहीं? चेक करो जरा जल्दी से। सर ये तो एकदम दक्षिण में है। तो सर केरल का तो विकास नहीं होता होगा? केरल में यहाँ पे बहुत सारा बैक वाटर झीलें हैं, उन झीलों में यातायात होता है, कोची है, कोझिकोड, कोचीन, ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाता है। लेकिन यही चीज तमिलनाडु में नहीं होती। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और बाकी क्षेत्र विकास इसमें गड़बड़ाता है। लेकिन यहीं पर क्षेत्र आता है कोयम्बटूर, तो यहाँ पर बेहतर विकास आप पाएंगे। दक्षिण भारत राज्यों में केवल एक ही शहर नहीं, 2-3 शहर विकास हो जाने की वजह से समान विकास हो जाता है। लेकिन उत्तर भारत में आप देखेंगे, अगर बिहार में देखेंगे तो सिर्फ पटना ही पटना रहेगा, बाकी छोटे छोटे शहर बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुए। अगर आप उत्तर प्रदेश में भी देखें, अगर आप एक बार को कानपुर, मथुरा, प्रयागराज कहें तो मैं फिर से बताना चाहता हूं कि वो भी इतने बड़े शहर नहीं हुए कि वो समग्र विकास कर सके, है कि नहीं? सोच के देखिए भाई, मेरा काम ये है, मेरे प्रश्न ऐसे आते हैं, एग्जामिनर इन सबसे हमसे बात करता है। एग्जामिनर हमसे लेफ्ट ब्रेन भी पूछता है, वो पूछता है कि हमारी जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा को कितने देश छूते हैं? हाउ मेनी देश कह रहा हूं, गलती होगी, हाउ मेनी स्टेट्स टच दिस थिंग? तो 8 राज्य छूते हैं, 8 राज्य यहां से शुरू होगा। हमने चित्र बना रखा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और ये हमारे त्रिपुरा और मिजोरम, है ना? वो क्या आपने यूट्यूब में सीखा? गमछा झाड़, मित्र का गमछा झाड़, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? अरे यार 4 बार देखूंगा मैं, क्यों नहीं हो जाएगा? 4 बार मैं देखूंगा, 8 ये यहाँ से गुजर जाएंगे। हमने किताब में लिख के दे दिया आपको, यार उसे याद कर लें, क्या दिक्कत? नहीं सर क्लास में रटवाओगे तो बहुत मजा है। सर सोचवाओगे ना सर तो मजा नहीं आता। सोचोगे तो देश की आबादी पे नियंत्रण हो सकता है, रटोगे तो बहुत दिक्कत है। रटो वाले तो मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, आपका धर्म, आपका संप्रदाय, आपकी जाति, आपकी जनजाति खतरे में है, अगर बचाना चाहते हो तो हर एक जो है 4 बच्चे पैदा करो, तुमसे नहीं हो रहा हमें मौका दो, ये वाला मैसेज आता है। मनोरंजन भी है इसमें, ये मैसेज पढ़ के बच्चे पैदा मत कर लेना, सोच के करना। समझ में आया? तो सभी लोग ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि सारे राज्य और उनकी राजधानियां कहां पर है ये देखिएगा। और कैसे लिखेंगे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कल आपका टेस्ट होगा कि इन पाकिस्तान को कितने राज्य छूते हैं, चीन को भारत के कितने राज्य छूते हैं, केंद्र शासित प्रदेश छूते हैं, म्यांमार को कितने छूते हैं, हमारे कितने राज्य तटीय राज्य हैं, कितने राज्य स्थलबद्ध राज्य हैं। क्या ये पूछ सकता हूं कि आप अपने घर से करके आ सकते हैं? कल यार मैं टेस्ट में पूछ सकता हूं कि नहीं? तो मेरा मन है ये सब मैं टेस्ट में पूछूंगा। और अगर आपका मन है कि सर मजा ही मजा आए तो यार और भी क्लासें हैं यूट्यूब पे, भरी पड़ी यूट्यूब पे अटेंड कर लो। अगर आप केजीएस में जुड़े हो तो केजीएस की मूल भावना को समझो। हम वही क्रांति हिंदी में भी चाहते हैं, इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा रिजल्ट, कि हमारे छात्र जो हमसे पढ़े उनका अपने पर विश्वास भी हो और वो अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, चाहे वो केंद्र के एग्जाम हो, चाहे राज्य के एग्जाम हो, पीसीएस या यूपीएससी, सब में आपके पास मदद मिलेगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला दिन था, कुछ हम आगे चलेंगे 5-7 मिनट।